जी अली हैदर, वेटिंग फॉर यू। हेलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा जो आपने अभी वीडियो सेंड किया रिसेंटली जो रिबा है उसके मुतालिक है क्वेश्चन। अच्छा चले वो अभी रिबा पे आएंगे ना, फिर आप कर दीजिएगा, ठीक है? चलें। चले ओके जी। चले जी, ज़कात हमने उशर पे छोड़ा था और उशर का मैं बताता चलूं अस्सलाम कि वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सवाल है कोई? सर जी सर, पिछले लेक्चर से एक जी सवाल जी है। जी जी पूछे। सर मैंने पूछना था, अगर किसी ने लैंड परचेज करके रखी हो, मतलब 1-2 साल बाद अगर उसने वही लैंड पे घर बनाना हो अपना ही, हाँ तो उस पे भी नहीं ज़कात नहीं होगी कि बेटा नहीं। नहीं? मैंने इसीलिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, अगर आप देखें ये आपके सामने आ रहा है, कमर्शियल लैंड। कमर्शियल मींस एनीथिंग यस सर। दैट इज हेल्ड फॉर सेल, ठीक है? तो यस सर। ये रेजिडेंशियल के लिए आपने रखा है तो बिल्कुल भी नहीं उस पे ज़कात आपकी। यूज की किसी चीज पे ज़कात नहीं आपको। इवन मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यूज के गोल्ड के ऊपर भी ज़कात नहीं है, लेकिन वहां पे वो फिर हीलाबाजी नहीं करनी कि जी ये मैं इस्तेमाल करती हूँ या साल बाद मैं पहन ही लेती हूँ तो ये इस्तेमाल का नहीं, ऐसा नहीं है। तो कमर्शियल चीजों पे है। हाँ, अगर किसी इंसान ने नियतन ये रखा था कि ये रेजिडेंशियल प्लॉट है, मैं इस पे घर बनाऊंगा, लेकिन जरूरत पड़ गई तो उसने बेच दिया, तो उस पे भी यस ज़कात सर। नहीं, क्योंकि उसकी नीयत नहीं थी एट द टाइम ऑफ परचेज, उसकी नीयत नहीं यस सर। थी इसको बेचना। तो ये डिपेंड करता है आपकी एट द टाइम ऑफ परचेज नीयत क्या है, ठीक है जी। कलसूम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला था कि हम जो है वो सेविंग पे जो है वो पे करेंगे ज़कात जो है, तो लेकिन अब अगर कोई इंसान जो है वो अपने सारे जितना भी उसके पास कैपिटल है वो सबका सब इन्वेस्ट कर दे, तो इसका मतलब है उसके पास तो कोई कैश इन हैंड नहीं है, तो वो ज़कात को कैसे पे करेगा? चले आपने अच्छा ये सवाल पूछा बेटा। ये जो सारी चीजें आपके सामने है ना, इनमें से कैश सिर्फ एक है, देख रहे हैं आप? कैश सिर्फ यस सर। एक है। ये बाकी सारी चीजों, इन सारी चीजों पे ज़कात है, विच इंक्लूड्स कैश ऑल्सो, ठीक है? और ये उलमा का इजमा भी है इस पे कि कैश जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, दैट इज ऑल्सो कैश। और ना सिर्फ उलमा का इजमा है, बल्कि आप लोगों ने फाइनेंस में ये चीज पढ़ी है, जहां पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपको याद होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट। तो उनको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझते हैं। तो ये बिल्कुल भी बात जायज नहीं है कि कैश नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट तो इन 10 चीजों के अंदर नहीं आ रही कहीं भी। नहीं जी, इन्वेस्टमेंट आ रही है आपकी। इवन कमर्शियल लैंड इज एन इन्वेस्टमेंट। आपका गोल्ड सिल्वर भी एक इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उसको सेविंग के तौर पे रख रहे हैं। तो कैश भी, कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो, ऑल ऑफ दिस वुड बी कंसिडर्ड एज कैश। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कैश जितनी ही ज़कात है, वो आपका कैश ही है, ठीक है जी। बोले बोले जी कुलसुम। नहीं बस ठीक है सर। अच्छा चलिए जी, और कोई सवाल पिछले में से? मेरा ख्याल है मूव करते हैं जी। सवाल हुआ तो आप चले बीच में रेज हैंड कर लीजिएगा। अच्छा जी, द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ज़कात इज उशर। उशर बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है इन अ सेंस कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में हमारी जो अशराफिया है, बहुत बड़ी तादाद उनकी वो लैंडलॉर्ड्स हैं, और हमारी इकोनॉमी 20% के अराउंड एग्रीकल्चर पे बेस करती है, विच इज अ वेरी बिग पोर्शन। तो उशर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पुराने अदवार में उशर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सोर्स ऑफ टैक्स भी होता था। मैं फिर से बताता चलो बेटा, ज़कात मैंने पहले भी जिक्र किया था, ज़कात इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ टैक्स। ये टैक्स की ही एक फॉर्म है जो मुसलमानों के ऊपर लागू की गई है, अल्लाह की तरफ से की गई है, और स्टेट का काम है। बेसिकली तो ये स्टेट का काम है ज़कात आपसे कलेक्ट करना, और फिर बाद में वेलफेयर पे लगाना लोगों के। बट उशर भी एक टैक्स की फॉर्म है, और ज़कात
इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि दिस इज ऑल्सो कंपल्सरी टैक्स। ये कंपल्सरी है उशर, और इसीलिए इसको ज़कात की हेडिंग में हम पढ़ते हैं। उशर क्या है जी? आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ज़रूरी पैदावार, उसके ऊपर आपको ज़कात देनी पड़ती है। और ये ज़कात की वैल्यू क्या है? एक्सक्यूज मी जी, अगर आपकी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जितनी भी फसल आपकी हुई, अगर उसका वजन 5 वस्क है, 5 वस्क, मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, 5 वस्क, ठीक है जी। ये बनता है, ये मैं हिस्टोरिकली जिस तरह ये ट्रांसलेट हुआ, एक वस्क जो है वो 60 सा के बराबर है, और एक सा जो है वो 1 मिनट है, और एक सा जो है दैट इज इक्वल टू 4 मुद, 44 हो गया, 4 मुद। और 1 मुद के हिसाब से अगर इसको कन्वर्ट किया जाए, 1 मुद इज इक्वल टू 600 ग्राम। तो ये है जी अगर इसको कन्वर्ट किया जाए विद ऑल कन्वर्जन डन, तो ये बनता है 720 किलो, या फिर हमारी लोकल लैंग्वेज में क्योंकि हम मन यूज करते हैं तो 18 मन जी, मन अंग्रेजी में तो नहीं है लेकिन आपके लिए समझाने के लिए 18 मन या 720 किलो अगर वेट है आपके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, यानी 5 वस्क अगर आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो इस हिसाब से आपको ज़कात मिनिमम 720 किलो पे पड़ेगी। इससे नीचे अगर आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है तो उस पे ज़कात नहीं पड़ेगी। 720 किलो से स्टार्ट होगी ज़कात। ओके, तो ये हमारा निसाब है। इस पे ज़कात है कितनी जी? इस पे ज़कात जो है that is 10% of the produce, आपने इसका 10% देना है, यानी 72 किलो। तो आप जो भी उगा रहे हैं उसको अगर वो 720 किलो की क्वांटिटी बन जाती है प्रोड्यूस की, तो उस पे 72 किलो आपको उशर देना पड़ेगा ज़कात। वह वो वीट है, चावल है, कोई भी जो भी फसल है उसका 72 किलो। अब इसमें एक इजमा है, 72 किलो अगर आप नहीं भी देते तो कोई मसला नहीं, उसका आप इक्विवेलेंट कैश भी दे सकते हैं, आप इक्विवेलेंट कैश भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 72 किलो, जिस तरह अगर आटे की कीमत मिसाल के तौर पे 50 है आजकल, ठीक है, तो 72 किलो के हिसाब से ये 3600 रुपया बन जाता है। तो अगर आप 720 किलो गंदम उगा रहे हैं, तो गंदम की कीमत अगर 50 रुपए भी लगाए तो ये 3600 रुपया ज़कात बनती है। अच्छा, ये कब है? ये है इफ द लैंड इज इरिगेटेड थ्रू नेचुरल मीन्स, यानी अगर फसल को सैराब किया गया है कुदरती जराए से, जिसमें बारिश, चश्मा या कोई गुजरता हुआ दरिया, यानी इंसान को उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी उसकी इरिगेशन में अगर, तो फिर है 10% उशर। लेकिन अगर आपने इरिगेट किया है, इंसान ने इरिगेट किया है इसको, और इरिगेट किस तरह इंसान कर सकता है? कुएं के थ्रू आपको कुआं बनाना पड़ा, या आजकल के दौर में ट्यूबवेल
या आपने नालियां बना के नहर से उसका मुंह मोड़ा, तो ये जो अगर आपको मेहनत करनी पड़ी है इरिगेशन की, तो उस पे उशर है 5%, जो कि बनेगा 36 किलो। तो आपका जितना भी प्रोड्यूस, ये तो मिनिमम बता रहा हूँ बेटा, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, समझ रहे हैं कि अगर आपकी प्रोड्यूस है मिसाल के तौर पे 2000 किलो, तो फिर उसका 10% 200 किलो या उसका 5% 100 किलो, तो मिनिमम 720 है। मिनिमम 720 से ज़कात स्टार्ट होगी। तो ये आपका निसाब था उशर का। ठीक है जी, मैं स्क्रीन बंद करने लगूं, कोई सवाल इसमें से? चले जी। अच्छा, इसमें मुझे याद है कि आउटसेस का सवाल मैंने मेरे ख्याल में बता दिया था ना। हाँ ठीक है, वो बोल रहा था। चले जी, तो ये है उशर। अच्छा, इसके बाद है हनी, शहद। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी अरशद। सर क्वेश्चन ये है कि बाज़ औक़ात ना कि साल में 2 दफ़ा कर लेते हैं, फसल उगा लेते हैं, 2 दफ़ा हो जाती है या 3 दफ़ा हो जाती है, तो वो जब हो जाता है एक्सीड, तो फिर वो बाज़ लोग कहते हैं कि हमने तो ये सेविंग तो की नहीं, साल तो इस पे नहीं बेटा, इसमें सेविंग नहीं है। सेविंग तो नहीं होती ना फसल की। मतलब फसल कौन इंसान जो है वो हजारों किलो अपने घर में रख लेता है या गोदाम में रख लेता है। ये प्रोड्यूस के ऊपर है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया प्रोड्यूस के ऊपर। आपने जितना भी प्रोड्यूस किया है, वो सेव हुआ नहीं हुआ, इवन ये यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर जल भी गया जी, खराब भी हो गया है, लेकिन प्रोड्यूस, तो यहाँ पे चले उलमा के अंदर थोड़ा आ जाता है इख्तलाफ कि अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो उसमें क्या ट्रीटमेंट है, लेकिन प्रोड्यूस के ऊपर है। आपने एक साल के अंदर जितना भी प्रोड्यूस किया, आप 20 दफा फसल उगाए, लेकिन वो सारा कलेक्टिवली अगर 720 किलो है तो ज़कात बनेगी। तो इसमें पूरे साल के अंदर जितना भी प्रोड्यूस है, जितना आपने उगाया, ठीक है, वो है। चलें जी, हनी, शहद के ऊपर ये शहद, ऊंट, गाय, बकरी, ये आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जरा इतने इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए, तो इनको मैं जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। उस जमाने में शहद एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी होती थी, तो लोग उसको संभाल के भी रखते थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता था, तो लोग अक्सर उसको संभाल भी लेते थे, जखीरा भी कर लेते थे। तो शहद के ऊपर भी ज़कात है, और वो ज़कात इस तरह के 10 मशकीज़ें उस टाइम पे जो क्वांटिटी होती थी मशकीज़ों की होती थी, तो उन पे एक मशकीज़ा जो है वो ज़कात बनती थी, यानी दिस इज 10%। तो शहद के ऊपर 10% ज़कात थी। जितना भी आपके पास शहद है, अगर वो कम से कम 10 मशकीज़ें, 10 मशकीज़ों से स्टार्ट होता था, 10 मशकीज़ें जो है वो, उन पे एक मशकीज़ा आपको ज़कात देनी पड़ती है, यानी 10%। चलें आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में क्या पढ़ना। ये कैमल भी के बारे में, उस टाइम कैमल एक बहुत बड़ी कमोडिटी होती थी, और खास तौर पर अगर ट्रेड के लिए आपने रखी है, नॉट फॉर यूज, ठीक है, ट्रेड के लिए आपने रखी है, तो उस पे भी ज़कात होती थी। और अगर आपके पास 5 से 24 के दरमियान ऊंट है, तो उन पे एक बकरी की ज़कात है। 5 मिनिमम है, वहां से ज़कात स्टार्ट होती है। अब 5 से 24 तक अगर आपके पास ऊंट है, तो आपने एक बकरी ज़कात के तौर पे देनी है। और अगर आपके पास 25 से 24 से 35 है, यानी 35 ऊंट है आपके पास मिनिमम, 24 से 35, तो उस पे एक साल की ऊंटनी। तो इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप करते हैं। अगला है जी काओ। अच्छा बेटा, आप लोग एक काम करें, आप लोग ना अपनी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करते रहे। आपके सीआर और जीआर जो है वो उसको आपके अटेंडेंस को नोट कर लेंगे। चैट में जी अपनी अटेंडेंस आप मार्क करें। सवाल है अरूज का, अगर ऐसी किसी ने फसल प्रोड्यूस नहीं की लेकिन सेव की कोई वेयर हाउस में, तब भी? बिल्कुल बेटा, प्रोड्यूस देखें, अच्छा आपका मतलब है कि पिछले सालों की उसने रखी हुई है,
तो वो भी पिछले साल अगर उसने ज़कात दे दी है तो फिर उस पे इस साल नहीं देनी। ठीक है अरूज, अगर उसने पिछले साल उस प्रोड्यूस पे ज़कात दे दी थी और ज़खीरा करके रखी हुई है और पूरा साल भी गुजर गया तो इस साल उसने नहीं देनी, उसने पिछले साल दे दी थी। जी मरियम का सवाल है, मरियम सवाल पूछे बेटा, वॉइस पे पूछ लें आप सवाल। सर क्वेश्चन ये था, आपने बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो उसकी शरह बनती है वो 10% है, तो मुझे ये पूछना था क्योंकि समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कनाल से वो यूज करते हैं वाटर और अपनी फसल के लिए, तो उसके लिए वे तो वो खुद अपनी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन वो वाटर जो वो नेचुरल रिसोर्सेज वाला होता है, तो बेटा फिर इरिगेट क्या वाटर तो देखे ना, मैं देखे वाटर तो ट्यूबवेल वाला भी नेचुरल होता है, वाटर तो है ही एक नेचुरल चीज ना, वाटर एक आर्टिफिशियल चीज थोड़ी है। लेकिन आपने फसल तक पहुंचाया कैसे, इरिगेशन का मतलब है आपने पहुंचाया कैसे। वाटर तो है ही नेचुरल चीज, वो बारिश से हो, जमीन से हो, कुएं से हो, पानी तो आपका नेचुरल ही एक चीज है। तो अगर आपको मेहनत करनी पड़ी है इरिगेशन में इस तरह भी, तो वो उशर 5% होगा वरना 10%। तो अब पानी पहुंचाया किसने है, किस तरह पहुंचाया गया, ये चीज मैटर करती है। वाटर तो है ही एक नेचुरल चीज। ओके जी, चले जी आगे बढ़ते हैं काऊ की तरफ। अच्छा, काऊ के बारे में ये है कि कई लोग जो है वो दूध का कारोबार करते हैं तो उनके पास भैंसें भी होती हैं। तो बेटा काऊ और भैंस के लिए एक ही क्राइटेरिया है, काऊ इज इक्वल टू भैंस ऑल्सो। तो बफलो या काऊ के ऊपर जो ज़कात है वो 30 गाय से स्टार्ट होती है, 30 से और 30 गाय अगर आपके पास है तो 1 साल का बच्चा जिसको आप कहते हैं यंग काऊ, मेल काऊ, 30 गाय पे आपको वो ज़कात के तौर पे देनी पड़ती है। अब मैं यहाँ पे बताता चलूं कि ये जो सारी ज़कात है ये उन चीजों के ऊपर आपको बताई जा रही है कि एक गाय 30 गाय पे एक बच्चा है छोटा साल का, शहद पे एक मशकीजा है या ऊंट पे एक बकरी है। आप चाहे तो इसका इक्विवेलेंट कैश भी दे सकते हैं। ये बात भी इजमा है कि अगर आप चीज नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप उसका इक्विवेलेंट कैश भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, फिर 40 गाय अगर आपके पास है तो उस पर 2 साल का बच्चा आपको देना पड़ेगा। तो एंड सो तो ये इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस यही याद रखें। फिर उसके बाद बकरे, अगर आपके पास ये बकरे हैं, गोट है, कैटल है, तो उस पर भी ज़कात है और वो 40 बकरियों से स्टार्ट होती है, बकरों से। तो अगर आपके पास 40 गोट है और 40 से 120 तक गोट है तो आपको एक बकरी देनी पड़ेगी। 40 से 120 अगर आपके झुंड के अंदर या हर्ड के अंदर बकरे बकरियां है, कैटल है, तो आपको एक बकरी देनी पड़ेगी। उसके बाद 120 के बाद फिर दो बकरियां, फिर 3, इस तरह सो ऑन। तो इसकी भी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। फाइनली ये थोड़ा सा इनसे इम्पोर्टेंट है, दफीना। दफीना कहते हैं दफन ट्रेयर को, वो एक खजाना जो दफन किया हो और वो निकल आए अगर आपका तो उसको हम दफीना कहते हैं। बेसिकली ये एक प्राइज को, लॉटरी को कह सकते हैं आप दफीना के। आउट ऑफ द ब्लू एकदम आपके खजाना निकल आए आपके पास, कोई अल्लाह की तरफ से खजाना अगर आपको मिल जाए तो उस केस में आपकी ज़कात क्या होगी। पहली बात है कि दफीना जो है वो उस दौर में खास तौर पे, आजकल भी इसको कहा जाता है, ऐसी चीज जो आपकी जमीन से निकल आए उसको दफीना कहते हैं। और वो आपके सामने नेचुरल मिनरल्स भी हैं, आपके डिफरेंट मिनरल्स निकलते हैं और आपकी जमीन से एकदम कोई मिनरल निकल आए, तो गोल्ड निकल आया, सिल्वर निकल आया, धात निकल आई, कुछ भी निकल आया जी, लोहा निकल आया, तो उस पर आपको ज़कात देनी है। आजकल के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स जमीन से निकलता है दैट इज ऑयल। ऑयल भी निकल के आ सकता है जी आपकी जमीन से, उस पर भी आपको ज़कात देनी है। फिर आजकल के दौर में एक और दफीने का एक सब्स्टिट्यूट कॉन्सेप्ट है, आपको भला करे, क्या कहते हैं उसको, हाँ जी, प्राइज, लॉटरी, मैंने भी नाम लिया भी था, लॉटरी एंड प्राइज। तो वो भी एक दफीने के कॉन्सेप्ट में आएगा कि आपका इनाम निकल आया, गेम शो में आप गए, फाद मुस्तफा ने आपको
10 तोले सोना दे दिया जी, तो वो आपका प्राइज है, वो आपको ट्रेजर के तौर पे एकदम मिला आउट ऑफ द ब्लूज। तो लॉटरी हो, प्राइज हो, उसको भी दफीना के कॉन्सेप्ट में ही कंसिडर किया जाएगा। और दफीना के ऊपर ज़कात है 20%, 20%। आपका जितना भी प्रोड्यूस है या जितना भी इनाम है, जमीन से निकले, गेम शो से मिले या लॉटरी से मिले, तब 20% आपने ज़कात देना। ठीक है जी, तो ये था ज़कात। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बेटा पूछो। सर आपने ये जो लेक्चर दिया था रिबा पे, इसमें आपने बताया था लॉटरी हराम है, तो सर उस पे कैसे हो सकती है ज़कात दफीना? बेटा मैंने पहले रिबा पे भी आया नहीं, और मैंने मिसाल के तौर पे दी है। चले लॉटरी को आप पहले प्राइस बॉन्ड पे भी तो आपका इनाम निकलता है, ठीक है, तो हमारे चले प्राइस बॉन्ड को हम कह देते हैं कि वो इनाम है। या आप गेम शो में गए अगर, वहां पे आपको प्राइज मिल गया, तो वो भी गेम शो में मिला जी आपको। ये तो अब वैसे तो मैंने ये बात तो की नहीं कि क्या हराम है हलाल है, वैसे आपको बता रहा हूँ अगर कोई प्राइज मिल जाए आपको आउट ऑफ द ब्लूज, लॉटरी इज ऑब्वियसली हराम, बिल्कुल हराम है। आगे हम पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह कर जब पढ़ेंगे तो। लेकिन फिर भी बताने के लिए, समझाने के लिए कि अगर कोई ट्रेजर आपका निकल आए तो वो उस पर 20% ज़कात है। और इस पे फिर वही बात है, फिर बहुत सा इख्तलाफ भी है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं, क्योंकि इस्लामिया तो पढ़ा नहीं रहा, तो मैं वही बातें करूं जो कि मैक्सिमम स्कूल ऑफ थॉट्स उस पर एग्री करते हैं। अभी भी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपका मतलब फिक्र जो है वो मेरी कुछ बातों से एग्री ना करे। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मैक्सिमम जिसमें इजमा है उम्मत का, वो पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्राइस की बात आपने की, अब प्राइस बॉन्ड जो है उस पे बहुत बड़ी बहस है कि वो हराम है या हलाल, उस पे इनाम हराम है या हलाल। कई लोग गेम शोज को भी हराम कह देते हैं, ठीक है, तो वो हम उस बहस में तो पढ़ ही लेते कि क्या हराम है क्या हलाल है। हाँ, अगर आप किसी चीज को हलाल समझ रहे हैं तो उसमें फिर आपको ये ज़कात देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए जी सर। जी सर जब ये आपने ये सर प्राइस बॉन्ड की बात की है, तो सर उसमें तो पहले ही जो टैक्स मेरे ख्याल से वो 20 या 25% वो टैक्स उसमें डिडक्ट हो जाता है वो प्राइस में, उसके बाद भी ज़कात देना है। यार, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, और ये भी एक बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है कि कई लोग भी और उल्मा भी ये कहते हैं कि क्योंकि ज़कात इज एक्चुअली अ टैक्स इन इस्लाम, और इस्लाम में ज़कात ही टैक्स होता था। ज़कात, उशर, जिजिया, ये 2-3 टैक्सेस होते थे। तो अगर आप गवर्नमेंट को ज़कात आई मीन टैक्स दे रहे हैं, तो फिर आपको ज़कात देने की जरूरत नहीं है। तो बेटा कुछ उल्मा आपको ये अलाउ करते हैं कि आप ज़कात की रकम में से अपना टैक्स पेड माइनस कर, ठीक है, कुछ उल्मा इसको अलाउ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। तो इसमें बहस है, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। ये टैक्स अगर आप दे रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ज़कात, और ज़कात इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ टैक्स। इसीलिए इसमें बहस है, कुछ अलाउ करते हैं माइनस करना, कुछ नहीं करते। तो अब आपके ऊपर है जी, आप अगर चाहे दे सकते हैं तो जरूर दें। 2.5% कोई इतना टैक्स नहीं, जहां आपने इंसानों को इतना टैक्स दिया है वहां खुदा की जात के लिए भी 2.5% दे दें तो बेहतर है। अलबत्ता इसका मिडल वे ये है कि बेहतर है कि आप ज़कात भी दे दें, और उसमें ये फिर है कि टैक्स माइनस करने के बाद आपकी जो सेविंग रह जाए उस पर ज़कात दें, ठीक है। कुछ कहते हैं कि आप सेविंग में से ज़कात को माइनस करके फिर उस पर सेविंग में टैक्स को माइनस करके उस पर ज़कात निकालें। कुछ कहते हैं कि आप ज़कात में से ही टैक्स निकाल दें, यानी ज़कात फिर आप दे ही ना। तो इसमें बहस है, तो आगे डिटेल में इसमें नहीं जाते। तो ये अलबत्ता पॉइंट आपके सामने मैंने दोनों रख दिए। जी, कोई और सवाल बेटा ज़कात का? सर मैं क्वेश्चन करना, आपने बोला है कि 5 से 24 कैमल्स होंगे तो एक बकरी देंगे ज़कात, अगर 40 गोट्स होंगे तो उन पे एक बकरी, तो ये फीमेल देना जरूरी है एक बकरी या फिर नहीं 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 नहीं, ये बकरी मतलब मैंने वैसे ही फ्लो में शायद कह दिया होगा, लेकिन फीमेल मेल की कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं है।
लेकिन बकरी के ऊपर नहीं है, ऊंट के ऊपर मैंने कहा है, ऊंट के ऊपर जो है वो ऊंटनी देनी है। तो बकरी बकरे का मुझे आपस की बात है, मुझे श्योर नहीं है कि मैं ये है कि आपको नेक्स्ट क्लास में ये बता दूंगा कि बकरी के ऊपर आपने मेल देना है या फीमेल। अलबत्ता ऊंट के की जो ज़कात है उसको ऊंटनी का जिक्र है, ठीक है, और सर जो 5 गाय से की ज़कात है उसमें 24 बच्चे का जिक्र है। 5 से 24 अगर कैमल्स हैं तो उनपे भी एक बकरी बोला था, तो उनका भी हाँ, आप मैंने बता बकरी देना कहा नेक्स्ट है, क्लास लेकिन में। इसका मुझे श्योर नहीं कि बकरी ही है या बकरा भी हो जी सकता है, लेकिन ये है कि उससे ऊपर पे आपको ऊंटनी देनी है। मेरा ख्याल है बकरी ही होगा, क्योंकि ठीक है। अगर आगे ऊंटनी है तो इसमें बकरी भी, क्योंकि ना देखिए बकरी जो है ठीक है। या ऊंटनी, वैसे मैं आपको बता दूं उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, इन अ सेंस कि उसकी यूजेज ज्यादा है, उसकी उसका फायदा ज्यादा है, उसे क्योंकि एक एक्स्ट्रा चीज है दूध, वो भी आप ले सकते हैं, गोश्त भी उतना ही होता है, दूध भी, तो इसीलिए ऊंटनी या फीमेल की थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती है। तो अगर यहाँ पे एक मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि फीमेल और मेल के अंदर डिफरेंशिएशन है, ये नहीं कि आप कोई भी दे दें, अगर फीमेल कहा गया तो फीमेल ही देनी है क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा ठीक है, है। ठीक है। अच्छा, ठीक है इसके अलावा जी चले जी कोई सवाल और बेटा पूछ लें, कोई मसला नहीं, सर वो क्वेश्चन मुझे आंसर ये सेशन ही है पूछना था बेसिकली। कि फिर इसके बाद अगली मीटिंग में हम स्टार्ट करेंगे रिबा को। तो अभी कोई ज़कात का सवाल है तो आपके पास 3 मिनट है जी, ज़कात का सवाल पूछ ले कोई। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे ये जो लोगों के घर होते हैं, ये जो सिखों के टाइम के लोगों के घर होते हैं, तो लोग को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, क्यों हो सकते हैं इनके अंदर उन्होंने कोई जो है दफनाया वगैरह हो, सोना वगैरह या ईंट हो कोई सोने वगैरह की, तो वो जो लोगों को मिलती है उसके ऊपर भी ज़कात होगी? वो भी दफीना ही है जी, बिल्कुल बिल्कुल वही दफीना है। तो यही तो ट्रिगर है। अब आजकल के जमाने में खजाना कहाँ मिलता है भाई, लेकिन अगर आपका निकल आया, सिखों के घर से निकला है, जिस घर से भी निकला है, क्या बात है। मुझे भी बताएं अगर कोई ऐसे घर है गुजरावाला में तो मैं भी खरीदूं, वो खजाना ही निकला है। यानी बहुत सारे लोग जिनके घर मतलब उस टाइम के बने हुए हैं ना, तो वो उनको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं इस डर से कि शायद अंदर से कुछ निकाला है। तो वो मैं पूछी थी कि अगर किसी का निकला है इस तो डर वो से भी नहीं किस कर तफसीलों रहे, में आएगा? क्योंकि उन्हें ये होता ना कि शायद मतलब वो हिस्सा फिर देना पड़ता है, ये वो वो मतलब तो हमारे फिर क्या यहाँ पे हुआ एक यार, घर था ना। करोड़ रुपया निकल आए तो मैं 20 लाख रुपया से कहा दे दूंगा, इसमें कि 80 तो मेरे पास आएगा ना, बल्कि ले ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कराए, मैं भी इन्वेस्ट सर करने हमारे को तैयार कलीग हूँ का घर था तो रिकंस्ट्रक्शन में। वो नहीं थे कर रहे हैं। उन्हें ये था कि शायद मतलब एक होता है ना कि शायद निकल ही आए, तो उन्हें ये था कि अगर ना निकला तो फिर वो फिर इसलिए। हाँ, ना निकला तो फिर वही बात है, फिर अगर लेकिन करना है कंस्ट्रक्ट तो करे, इस वजह से ना रुकेगा, ज़कात देनी पड़ेगी, ये क्या बात हुई, करे जी, रिकंस्ट्रक्ट करे जी। सवाल और कोई बेटा? ज़कात क्लियर है जी। इसमें मैं अगेन बताता चलो बेटा, डिफरेंसेस आते हैं कुछ मकतबे फिक्र के भी, और क्योंकि मैं ऑब्वियसली कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ तो कुछ डिफरेंसेस जरूर आएंगे, और ये मैंने मैक्सिमम आपको बताने की कोशिश की है। कुरान हदीस के मुताबिक ये 10 चीजों पे ही ज़कात का जिक्र किया गया है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चीजें अगर जदीद होती जाती हैं तो उन पे फिर ज़कात वो उल्मा जो है वो हमें गाइड करते रहते हैं। तो ये अलबत्ता 10 चीजें हैं आपके सामने। चले जी, मेरा ख्याल है मैं अगली मीटिंग का लिंक आपको जल्दी से सेंड कर रहा हूँ। भाई आप लोगों ने अटेंडेंस ले ली होगी आई गेस, CRGR ने, मैंने भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो हम इनको टैली कर लेंगे। इस टाइम मेरे पास 26 स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैक्सिमम। तो अगली क्लास में भी मैं अगली क्लास में जी 5 मिनट बाद लॉक कर दूंगा, आप 5 मिनट बाद नहीं आ सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं अगली मीटिंग में यहाँ पे इसको। सर अच्छा, एक मिनट वेट कीजिएगा। गर्म पानी यूज करो सर जी। अच्छा हाँ यार, नहीं है सही गला, चले कोई बात नहीं जी। शाहजेब जल्दी जल्दी सर एक मिनट बस वेट कीजिएगा अभी। हाँ ले लो जल्दी। रिबा का, तो रिबा क्या है, इससे पहले कि हम पढ़े कि व्हाई इज इट या व्हाट इज रिबा एंड इट इज प्रोहिबिटेड, व्हाट इज रिबा जी, ये देख लेते हैं रिबा है क्या। तो रिबा का मतलब है अरबी का वर्ड है, इसका मतलब है टू इंक्रीज, ज्यादा होना, जिसको अरबी में अल ज्यादा भी कहा जाता है।
और या ग्रो करना, जिसको अन-नमू भी कहा जाता है, मल्टीप्लाई करना इर्तफा कहा जाता है, या राइज करना अलू, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं नमू, अलू, इर्तफा, ज्यादा, ये जी रिबा के लिए यूज किए जाते हैं, विच मीन्स के रिबा का मतलब है किसी चीज का इंक्रीज करना, ज्यादा हो जाना, उसको हम कहते हैं रिबा। रिबा जो है वो एक वर्ड है, तो रिबा इटसेल्फ इज नॉट अ बैड वर्ड। इंक्रीज होना, मैं कहूंगा जी कि हमारा ईमान में इंक्रीज हो जाए, ठीक है, हमारा यानी रिबा उल ईमान हो जाए। तो रिबा एक वर्ड है, और हम जिस रिबा की बात कर रहे हैं, या हम जो इस्लामिक फाइनेंस में जिसको प्रोहिबिट करते हैं, दैट इज अनजस्टिफाइड रिबा या अनजस्ट रिबा, उसको हम कहते हैं कि दैट इज फॉरबिडन इन इस्लाम। तो जब भी मैं रिबा की बात करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ उस अनजस्ट गैर मुनसिफाना इंक्रीज की, उसको मैं मेरा जिक्र, मेरा मतलब वो होगा। तो रिबा मीन्स बेटा इंक्रीज, ठीक है, ज्यादा हो जाना, और हम रिबा की बात करें अनजस्टिफाइड इंक्रीज। अच्छा, अब एक और बात ये कि रिबा जो है वो सिर्फ और सिर्फ, एक्सक्यूज मी, चले जी, सॉरी आज जरा गला थोड़ा खराब है, तो थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लें। दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह माफ करे, कोरोना जैसी बात ना हो। नेक्स्ट, रिबा इज नॉट ओनली वन रिबा। हम लोग रिबा का जब भी नाम सुनते हैं हमारे ज़हन में एक ही रिबा आता है, तो इसकी आगे आप देखेंगे कि ये टाइप्स भी हैं, तो हमने ये भी पढ़नी है आज इंशाल्लाह ताला, बल्कि मैंने ये लेक्चर में बताई है, इनको मैं बस थोड़ा सा रिपीट करूंगा। फिर रिबा क्यों बैन है जी, ये वो रीजन है जिसकी वजह से रिबा बैन है, इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। और रिबा किस तरह से इस्लाम में या कहाँ कहाँ इसका जिक्र है इसके प्रोहिबिशन का, तो ये जी वो प्रोहिबिशन है इसकी कुरान और हदीस में। तो ये टॉपिक्स हमने रिबा के लिए आइडेंटिफाई किए हैं। सो नंबर 1 व्हाट इज रिबा, ये बता दिया गया आपको। नंबर 2 प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, आपके मालो दौलत, वेल्थ का अनजस्टिफाइड इंक्रीज करना बिल्कुल नापसंद किया गया इस्लाम में। इसकी ममानत जगह जगह आपको मिलती है। कहाँ मिलती है जी, ये हमारे पास उसकी डिटेल है कि 12 आयात है कुरान में, और 8 दफा ये वर्ड यूज किया गया रिबा का, आपको इससे डराने के लिए या मना फरमाने के लिए। तो सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई थी रिबा से मुतल्लिक, वो थी सूरह रूम, और इस आयत में ज़कात और रिबा को कंपेयर किया गया, और ये कंक्लूड किया गया कि ज़कात बहुत बेहतर है रिबा से, यानी रिबा को नीचा दिखाया गया। फिर उसके बाद जो आयत है वो सूरह निसा की आयत 161 आई, इसमें भी ज़कात और चैरिटी को फोकियत दी गई, और साथ ही साथ इसमें यहूदी जो बनी इस्राइल थी, वो लोग भी जब ज़कात नहीं देते थे, उनके ऊपर भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए इस आयत में, उनके लिए भी। तो बेसिकली अगर आप नहीं ज़कात दे रहे, तो कुरान की नज़र में आप उन यहूदियों जैसे ही हैं जो ज़कात नहीं दिया करते थे। फिर सूरह आले इमरान की आयत आई, इसमें एक स्पेसिफिक रिबा है जो आगे हम पढ़ेंगे, रिबा जालिया, उसकी मुमानत फरमाई गई। और फाइनली सबसे डिटेल्ड मेंशन इसका है सूरह बकरा की आयत 275 से 280 तक। तो ये 5-6 आयत जो है, इनके अंदर भी रिबा का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 20 या इससे भी ज्यादा अहादीस के अंदर रिबा का जिक्र किया गया है। उनमें से 2 मैं सबसे फेमस कोट कर देता हूँ, और आपने सुना होगा कि एक हदीस के मुताबिक रिबा लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला और उसका गवाह, ये चारों के ऊपर अल्लाह की लानत है। तो ये एक वजह है। आप में से कुछ बच्चे सवाल भी मेरे से करेंगे
या बनता है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं सर फिर बैंक में नौकरी का क्या करें। तो इसमें मैं बेटा ये बताना चाहूंगा आपको कि क्योंकि ये बात इस्लामिक फाइनेंस पिछले कुछ दिनों में, दिनों तो नहीं कहूँगा, सालों में बहुत ज्यादा फरोग पा रही है इस्लामिक फाइनेंस, और हम लोगों के अंदर एक शऊर उजागर हो रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि कस्टमर्स दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग इस्लामिक फाइनेंस। और उसकी पहली कड़ी ये है कि आज से 20-25 साल पहले सबके सेविंग अकाउंट्स होते थे, सेविंग अकाउंट जिसमें इंटरेस्ट उनको मिलता था, लेकिन अब देखा जाए तो मेजॉरिटी के करंट अकाउंट्स हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता। तो कस्टमर्स हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स करंट अकाउंट्स। फिर करंट अकाउंट्स में रिटर्न तो नहीं मिल रहा, तो लोगों ने कहा यार रिटर्न में नहीं मिला तो बैंक में पैसे रखवाने की क्या जरूरत है। तो लोगों ने फिर डिमांड करना शुरू किया इस्लामिक प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए इस्लामिक प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा बनते जा रहे हैं। यही बात रियलाइज की पोटेंशियल एम्प्लॉइज ने, आप लोगों ने, आप लोगों के दिल में भी जब ये बात आती है कि यार नहीं कन्वेंशनल बैंकिंग हमें नहीं जाना चाहिए, ये हदीस मौजूद है कि लिखने वाले पे भी अल्लाह की लानत, तो हम लिख रहे हैं, तो एम्प्लॉइज भी जो है अब दे हैव स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स इस्लामिक बैंक्स। और मैं बकायदा अपने दोस्तों को जानता हूँ जो कि कन्वेंशनल बैंक से या तो शिफ्ट हो गए या किसी ने काम ही नहीं किया, कभी स्टार्ट ही नहीं किया कन्वेंशनल बैंक में, बिकॉज दे थिंक दिस इज हराम है। हराम हलाल की इस बहस को छोड़ते अब लोग एम्प्लॉइज भी क्योंकि अच्छे इस्लामिक बैंक्स में जाते हैं और कस्टमर भी इस्लामिक प्रोडक्ट्स मांगने लग गए हैं। तो आपने देखा होगा कि सारे बैंक्स तकरीबन उन्होंने अपना एक इस्लामिक अलहदा से पोर्शन खोल लिया है, और कुछ बैंक्स ने तो अपने नाम ही इस्लामिक रख दिए हैं। मिसाल के तौर पे बैंक अल्फला अब अपने आप को इस्लामिक बैंक कहता है, और लेटेस्ट मिसाल और बहुत बड़ी मिसाल है एमसीबी बैंक की। एमसीबी बैंक का अब नाम है एमसीबी इस्लामिक बैंक। तो कई बैंक्स ने बकायदा अपने आप को ट्रांसफर कर दिया टुवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग। फिर कई नए इस्लामिक बैंक खुल गए हैं। पहले मुझे याद है हमारे बचपन में, हमारे स्टूडेंट लाइफ में एक नया नया हमने नाम सुनना शुरू किया था मिजान बैंक का। वो मिजान बैंक अब तो अल्फला इस्लामिक आ गया, एमसीबी इस्लामिक आ गया, फिर अलबरका बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, एमिरेट्स बैंक, तो ये इतने ज्यादा इस्लामिक बैंक्स भी खुलते जा रहे हैं। तो देयर इज अ शिफ्ट, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इस चीज में डाउट है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर एन इस्लामिक बैंक। एंड अब ये एक बहस है कि सर इस्लामिक बैंक्स भी तो अब इतने इस्लामिक नहीं है। तो बेटा आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे जैसे शऊर आ रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज से, वैसे वैसे इस्लामिक बैंक्स भी इवॉल्व कर रहे हैं। और मिजान बैंक की अगर बात करूं तो मिजान बैंक के बारे में भी शुरू में यही परसेप्शन थी हमारी कि ये नाम का ही इस्लामी है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस है, एवोल्यूशन है, उसके बाद मिजान बैंक को बहुत अब बेहतर इस्लामिक बैंक समझा जाता है। तो इसी तरह से आप लोगों के पास इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज होंगी, बट ये हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट है ये लिखने और विटनेस के ऊपर भी, यानी अगर आप उसके विटनेस बन रहे हैं ऑफिशियल, तो इन सब पे लानत है। और इसका बेसिकली मकसद क्या है? इसका मकसद है इस चीज को डिस्करेज करना। यानी अगर आप, यानी कई लोग कहते हैं जी हराम तो नहीं है, ठीक है, यानी इस हदीस के मुताबिक हराम तो नहीं है, डिसलाइक किया गया है लिखने को, तो लेने देने को भी भाई इस तरह तो डिसलाइक किया गया, लेकिन बेसिकली मकसद है इस हदीस का भी इस चीज को डिस्करेज किया जाए कि कोई या लेगा नहीं या देगा नहीं ये हदीस सुन के, या तो लेने देने वाले तो मौजूद रहेंगे, कोई लिखेगा नहीं तो उनको मुश्किल पेश आएगी लेने देने वाले को, या कोई उसका विटनेस नहीं उनको मिलेगा। तो किसी ना किसी फॉर्म में इसके लिए हर्डल क्रिएट की गई है। जी रोल नंबर 40 ने सवाल करना था। जी बेटा रोल नंबर 40।
सर वो गलती से हैंड रेज हो गया था। अच्छा चले अरशद। नहीं बेटा मैंने मीटिंग लॉक नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। नहीं हो रहा तो आप उनको पासवर्ड दोबारा से या लिंक सेंड कर दें साथ पासवर्ड। अच्छा जी। सो ये था जी प्रोहिबिशन ऑफ रिबा इन कुरान एंड हदीस। और अब बढ़ते हैं कुरान और हदीस के अलावा रिबा को क्यों प्रोहिबिट किया गया या नापसंद किया गया है। बेटा सिर्फ कुरान हदीस में नहीं, यानी इसके सिर्फ कुरान और हदीस की वजह से ही नहीं हम इसको डिसलाइक करते, इसके और भी बहुत से नुकसान हैं। और सबसे पहले नुकसान तो आपने देखा रिलीजियस की तो हमने बात कर ली। सबसे बड़ा फैक्टर मुसलमान के लिए रिबा के अगेंस्ट सबसे बड़ा आर्गुमेंट है दैट इज ये कुरान और हदीस के मुखालिफ है और अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है और उन्होंने मना फरमाया है, सख्ती से इस चीज को मना फरमाया है। तो ये तो फैक्टर है ही है हमारे लिए। लेकिन अच्छा इसके अलावा एक और फैक्टर क्या है कि इस्लाम के अंदर अनअर्न्ड इनकम को, यानी जो ऐसी इनकम जिसके लिए आप मेहनत ना करें, मेहनत ना करनी पड़े, तो उसको भी पसंद नहीं फरमाया गया। ठीक है, कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो आप कहेंगे सर वो भी तो है, अलाउड है लेकिन पसंद नहीं फरमाया गया। ठीक है, डिसलाइक्ड है। तो मेहनत का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, मेहनत करें जी, मेहनत के बगैर जो पैसा है उसको लाइक नहीं किया जाता। फिर फिक्स्ड, इस्लाम के अंदर फिक्स्ड इनकम का भी कॉन्सेप्ट जो है दैट इज हराम तो नहीं, कई जगहों पे कुछ जगहों पे गुंजाइश निकल भी आती है, लेकिन डिसलाइक्ड। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से रिलीजियस रीजन है जिसकी वजह से रिबा इज प्रोहिबिटेड। अच्छा फिर आप देखें जी इस्लाम की खूबसूरती क्या है। इस्लाम एक दीन है, दीन मीन्स अ वे ऑफ लिविंग, और इस्लामिक जितने भी अहकामात हैं आपके दीन के जितने भी अहकामात हैं उन सब के पीछे एक दुनियावी पहलू भी है, एक वर्ल्डली एस्पेक्ट भी मिलता है हमें हर इस्लामिक टीचिंग के पीछे। तो रिबा के पीछे भी हमें दुनियावी एस्पेक्ट भी मिलता है। अब जाके हमें पता लगना शुरू हुआ है थैंक्स टू इंटरनेट कि भाई इस्लाम और साइंस का कितना गहरा ताल्लुक है। ठीक है, पुराने दौर में समझा था कि इस्लाम जो है साइंस के बिल्कुल ही नफी है, इस्लाम आपको इस चीज से भी रोकता है उस चीज से भी रोकता है। ना जी, इस्लाम तो आपको साइंस की बेसिस दे रहा है और ऐसी ऐसी बातें जो साइंस अब प्रूव करती है वो हमें कई साल पहले बता दी गई थी ताकि हम उस पर गौर व फिक्र करें। तो रिबा भी उनसे अलग नहीं है, रिबा का भी एक साइंटिफिक या एक वर्ल्डली एस्पेक्ट है जिसकी वजह से रिबा को बैन किया गया है। अच्छा जी, अटेंडेंस मार्क कर ले साथ साथ आप लोग। अच्छा फिर जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ, ये तो चले रिबा तो एक मामला है ना, मैटर ऑफ द वर्ल्ड, इसके पीछे तो एक वर्ल्डली एस्पेक्ट होगा ही होगा। बट इवन जो इबादत है आपकी, भाई उनके पीछे भी एक साइंस है या दुनियावी पहलू है। मिसाल के तौर पे नमाज, अब नमाज तो बिल्कुल अल्लाह और इंसान का मामला है। ठीक है, हम तो ये मानते हैं कि अल्लाह और इंसान का मामला नमाज, लेकिन बेटा नमाज के पीछे भी एक दुनियावी पहलू है। क्या है जी, मिसाल के तौर पे नमाज के लिए जब आप वुजू करते हैं 5 दफा या 2-3 दफा, जितनी दफा भी आप अपने आप को साफ कर रहे हैं, साफ कपड़े पहन रहे हैं नमाज के लिए, तो नमाज आपको सिर्फ सफाई सिखा रहा है। और सफाई मीन बहुत सी बुराइयों से बचना। अब जाके देखें कोरोना वायरस ने हमें इस्लाम के बारे में जितना बता दिया, शायद हमें पहले नहीं इतना पता था कि सफाई को क्यों इतना पसंद किया गया इस्लाम में, क्योंकि सफाई जो है वो आपको बहुत सी बीमारियों से बचा देती है। तो नमाज के लिए वुजू और वुजू से फिर सफाई और उससे बीमारियों से बचा जा सकता है। फिर नमाज के जो एक्शंस हैं वो एक बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, और अगर आप 5 दफा नमाज पढ़ते हैं तो आप अपनी दिन की तकरीबन एक्सरसाइज पूरी कर रहे हैं, तो उसका एक दुनियावी पहलू भी है। फिर रोजे की बात करें जी, तो रोजा जो है वो तो बिल्कुल ही इंसान और अल्लाह का मामला इस तरह है कि इसका तो सवाब भी अल्लाह ने कहा है कि
क़यामत के रोज अल्लाह के यहाँ इसका सवाब है, वो खुद देगा इसका सवाब जितना चाहे। तो हमें तो इसका सवाब भी नहीं पता, जो आपस की बात है, कितनी नेकियां मिल रही हैं, क्या सवाब है। इसका सवाब अल्लाह ने क़यामत के रोज के लिए रखा हुआ है, आखिरत के लिए रखा है। तो इसकी भी देखें, अब जाके साइंस प्रूव कर रही है कि कितनी जबरदस्त साइंटिफिक फायदे हैं रोजे के। तो इसी तरह इस्लाम एंड साइंस एंड वर्ल्ड दे आर हैंड इन हैंड। और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रिबा बैन क्यों है, इसके कुछ सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं, और वो सबसे पहला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नीडी। आपको ये याद होगा कि हमने एक्सप्लॉयटेशन को एक अलहदा से भी पढ़ना है फंडामेंटल प्रिंसिपल के तौर पे। तो बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन या कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिस तरह हलाल बिजनेस, ये बेटा हम लोग अलहदा से एक टॉपिक के तौर पे नहीं पढ़ेंगे, ये हर टॉपिक के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये टॉपिक्स का जिक्र है, एक्सप्लॉयटेशन का, हराम हलाल का। तो याद रखिएगा ये हम अलहदा से नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल तो है, लेकिन वो सिर्फ प्रिंसिपल्स के अंदर ही मौजूद है। जिस तरह रिबा के अंदर है एक्सप्लॉयटेशन, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अंदर भी था एक्सप्लॉयटेशन। तो ये हर जगह ही आ रहा है एक्सप्लॉयटेशन। तो चलिए एक्सप्लॉयटेशन रिबा की वजह से कैसे होती है। देखिए, आपके पास वही इंसान उधार लेने आएगा, पैसा लेने आएगा जिसको जरूरत है, और आप बजाय इसके कि उसकी मदद करें, आपने उसको एक जरिया बना लिया कमाई का। किसको बनाया? उसकी जरूरत को। आपने उस इंसान को एक जरिया बना लिया जो कि जरूरत में था, और यू आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग दैट पर्सन हु इज इन नीड ऑफ मनी। आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो है कर्जे हसना का। कर्जे हसना दो, विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी रिबा, आप कर्ज दे लोगों को, उनकी मदद करें। तो ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स है, ना कि ये कि किसी को जरूरत में देखो और उसको पैसे दे के उसको फंसा लो जी, बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर लो। और ये आपको जान के बड़ा दुख भी होगा कि हमारे पाकिस्तान में खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर पूरे में एक कॉन्सेप्ट है बॉन्डेड लेबर का, बांधी बना देने का या बॉन्डेड लेबर का। इसमें क्या होता है? इसमें जो थोड़ा बहुत चौधरी होता है या अमीर होता है, वो गरीब को पैसे देता है, और सूद ऑब्वियसली उस टाइम गरीब को इतनी जरूरत होती है कि वो किसी भी सूद पे मान जाता है, इंटरेस्ट पे मान जाता है। उसके बाद वो पूरी जिंदगी नहीं दे पाता उसको, ऑब्वियसली उसके पास कभी वो जराए नहीं बनते, वो इंटरेस्ट ही नहीं पूरा दे पाता, इसकी वजह से वो पूरी जिंदगी उस इंसान का गुलाम बन जाता है। और ऐसा होता है कि जो ईंट के भट्टे वगैरह होते हैं, इनमें तो 90% जो लेबर काम कर रही है वो बॉन्डेड लेबर है, कि जिन्होंने कर्जे वापस करने उसके मालिक के। फैक्ट्रियों में, भट्टों में अक्सर ऐसा होता है कि फैक्ट्री वाले के या भट्टे वाले के पैसे वापस करने होते हैं, वो नहीं दे पाते, तो क्या है जी रिजल्ट? पूरी जिंदगी के लिए उनकी फ्री लेबर। वो कहते हैं जी कि तुम काम करते रहो, इसमें तो तुमने इतना सूद ही अभी मेरा वापस किया है। तो वो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जरूरतमंद को बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। और ये ऐसा होता है पाकिस्तान में, कई सालों से होता है, अभी भी होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट इसका सोशल है कि ये लेजीनेस को प्रमोट करता है। अच्छा, ये सवाल आया कि रिलीजियस में फिक्स्ड वाला पॉइंट रिपीट कर लें। बेटा, इस्लाम के अंदर ना कोई भी चीज फिक्स कर देने को ना पसंद नहीं फरमाया गया। कोई भी चीज हो, आगे हम सेल्स में पढ़ेंगे कि सेल्स जो इस्लामिक सेल्स है उसमें फिक्स्ड कीमत भी रखना जो है वो दैट इज नॉट लाइक। तो फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर। रिस्क एंड रिवॉर्ड, और इसके अलावा थोड़ा सा रिस्क का एलिमेंट होना चाहिए हर ट्रांजैक्शन के अंदर, और वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट इस्लाम में पसंद नहीं किया जाता। सर, ये फिक्स्ड से मुराद वो तो नहीं है जो बैंक में हम अमाउंट फिक्स करवा देते हैं? नहीं, उस पे जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो फिक्स्ड मिल रहा है, जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड हो जी। ठीक है, वो उसका कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम में दैट इज नॉट लाइक। बिल्कुल, वो जो आप अमाउंट फिक्स करवाते हैं वो इसी को करवाते हैं कि उस पे आपने इंटरेस्ट लेना होता है, इसीलिए उसको फिक्स करवा देते हैं। अच्छा जी, लेजीनेस, सुस्ती, काहली, कैलोनेस, एक्सक्यूज मी सर, प्रमोट किया जाता है रिबा की तरफ से। जी अरशद सर ये प्लीज क्लैरिफाई किया करें कि हलाल या हराम, ये लाइक में कुछ चीजें फिर अनलाइक में
वो फतवा नहीं ना ठीक से आता, मतलब कि हराम है कि हलाल है। अच्छा देखिए, रिबा तो हराम है, ठीक है, जैसे लेकिन सर मैं एक वो आपको वो बातें भी बता रहा हूँ जो इसके हराम की तरफ जा रही है। अगर आप इतने डिसलाइक्स है, फॉर एग्जाम्पल इतने डिसलाइक्स है इसके अंदर, तो ये वो वजह जिसकी वजह से आपको हराम है चीज की। देखिए हराम करने की एक बेस तो है, किसी चीज को अगर आप हराम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बेसिस बता रहा हूँ। जिस तरह अल्कोहल की कंजम्पशन जो है वो हराम है। वो हराम क्यों है? सर क्योंकि एक्चुअली मेरा पॉइंट था कि आप जो वर्डिंग डिसलाइक की हाँ यूज करते मैं हैं वही ना, बता रहा हूँ बेटा, मैं तो बेसिकली वो मैं कह रहा था कि जैसे तलाक डिसलाइक भी की वर्डिंग मैं डिसलाइक यूज तो कर रहा होती हूँ है उस, लेकिन वो देखिए हराम है, हराम नहीं है। मैं डिसलाइक की वर्डिंग यूज कर रहा हूँ उन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिसकी वजह से रिबा हराम है। रिबा इज हराम, ये कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए आपके ज़हन में, ठीक है? इसमें तो इजमा है हमारा ठीक कि हो रिबा गया सर, हराम है। लेकिन मैं आपको वो थैंक यू रीजन सर। बता रहा हूँ, वो डिसलाइक्स बता रहा हूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जिसकी वजह से रिबा को हराम किया गया है। तो उसमें एक पॉइंट है जी, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ डिसलाइक जिसकी वजह से हराम बनता है। अब जिस तरह मैंने आपको बात की थी लेजीनेस, और लेजीनेस इस्लाम के अंदर डिसलाइक है, ठीक है? तो इसीलिए इसकी वजह से ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिबा को हराम ही करार दिया गया। अल्कोहल की मैं बात करता है, अल्कोहल क्यों हराम है जी? क्योंकि वो आपकी सेहत खराब करता है। तो इस्लाम के अंदर तमाम वो काम जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, वो पसंद नहीं किए गए। उनमें से कुछ हराम भी हैं, कुछ मकरूह भी हैं और कुछ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। तो ये मैं एक्चुअली ओवरऑल एक बात बताना चाह रहा हूँ। एक-एक पॉइंट को मैं हराम हलाल नहीं कह सकता। ऑब्वियसली बस डिसलाइक का मतलब है कि ये चीज़ इस्लाम में हराम भी हो सकती है, मकरूह भी हो सकती है। तो ये तो डिस्कशन हमारी थोड़ी डिफरेंट है। चलो जी, लेज़ीनेस, अगेन लेज़ीनेस इज़ डिसलाइक्ड इन इस्लाम। सुस्ती काहली पसंद नहीं की जाती। और ये इंटरेस्ट कैसे सुस्त बना देता है आपको कि बेटा आपको बैठे-बैठे पैसा मिल रहा है। आपको अगर बैठे-बैठे पैसा मिल रहा है, तो कौन बेवकूफ उठेगा, हाथ-पाँव मारेगा और पैसे के लिए भाग-दौड़ करेगा? तो बैठे-बैठे पैसा मिलने से आपको क्या होगा? आप सुस्त हो जाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, निकलेंगे नहीं, नौकरी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा था, कहीं से मिल गया, आपने सूद उस पे खाना शुरू कर दिया। हर महीने आपकी, वो कहते हैं ना, रोटियां लग गई। लोग तो इसको लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पूरी जिंदगी की रोटियां लग गई। मैंने अपने खुद फैमिली मेंबर्स को भी ये कहते सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि यार इतना पैसा आएगा बैंक में रखवा देंगे, मौजें पूरी जिंदगी की। यानी लेजीनेस को प्रमोट कर रहा है रिबा। एंड लेजीनेस इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी एज अ होल। अगर लोग सुस्त सर अगर कोई बूढ़ा इंसान है फॉर एग्जांपल 80s में 90s में और वो बैंक में रखवा देता है, जैसे फिक्स करवा देता है और उसको इंटरेस्ट आता है, तो उसके लिए भी ये गलत है, हराम है? बिल्कुल बेटा, उसके लिए आराम है। देखें, आप अगर ये कह रहे हैं कि जो उसकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो क्या करे, तो बेटा यहीं पे तो इम्तिहान आता है। इम्तिहान ये थोड़ी है कि आपके पास ही 2 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और आप सूद नहीं खा रहे, यार नहीं मैं जो सूद खाऊं सूद हराम है। इम्तिहान तो असल ये है कि आपके पास पैसा नहीं है और आप फिर नहीं खा रहे, ठीक है? तो इस बात को समझें कि जो चीज हराम है वो आप अगर आपके पास अगर मजबूरी है तो वो आपका इम्तिहान है वहां पे। इवन एक्सक्यूज मी ये सर, भी आपको जान के बड़ी एक हैरत होगी कि सेल्फ डिफेंस में कत्ल करना अलाउड है, ठीक है, हम लोग मानते हैं। लेकिन हदीस के मुताबिक अगर आप सेल्फ सर मेरा डिफेंस एक में भी क्वेश्चन किसी है। का कत्ल नहीं करते तो वो अल्लाह की नजर में ज्यादा बेहतर है। यानी ये तक है कि आपको अगर कोई मार रहा है तो उसको मारने दें, बेहतर ये है। अलाउड है लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको मारने दें, फिर आपका, उसका और तीसरे कातिल का, इन तीनों का अल्लाह के सुपुर्द मामला, आपको उसका अजर जी मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर एक बूढ़ा बेचारा है और उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं
और आप कहते हैं कि उसको जी सूद खाने की इजाजत मिल जाए, तो नहीं जी, यही उसका इम्तिहान है। अगर वो कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा ही रखे, उसको कहीं ना कहीं से लाल रिस्क मिल जाएगा। इतना तो यकीन हमें रखना चाहिए ना, हमें बार बार बताया गया कि अल्लाह पे भरोसा रखें, यकीन रखें। तो उसकी औलाद के ऊपर वैसे सबसे पहले बात ये कि फिर इंसान को सवाल करना चाहिए कि औलाद कहाँ पे बुढ़ापे में। लेकिन अगर औलाद भी नहीं है तो फिर स्टेट का रोल है, स्टेट को उनकी देखभाल करनी चाहिए, और स्टेट भी नहीं कर रही तो फिर उनको अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट इट। ठीक है जी। अच्छा, रेंट आता है जो वो भी लेजीनेस के कॉन्टेक्स्ट में आता है। देखें अब यहाँ पे अच्छा किया ना आपने सवाल कर लिया कि जो अरशद कह रहा था कि आप हराम हलाल बताएं, डिसलाइक भी है, कुछ चीजें डिसलाइक है, कुछ चीजें इतनी डिसलाइक है कि वो हराम या मकरूह बन जाती हैं। अब रेंट आपको जो आ रहा है कहीं घर वगैरह से, तो वो भी फिक्स्ड है और उसके ऊपर भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो इसीलिए मैं कह रहा था ना कि फिक्स्ड इनकम को मैं हराम नहीं कह सकता, डिसलाइक कहूंगा, क्योंकि कई जगहों पे इनकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जो रेंट के लिए आपके पास पैसा आया, यानी जो घर आपने लिया बेटा, उसके लिए भी तो कहीं से पैसा आया, तो वो पैसा या तो 50% चांसेस है आपने खुद मेहनत से कमाया, तो मेहनत तो आपने कर ली, प्लस आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हरकत में है, और बार बार उसका वो घर का की देखभाल भी कर रहे हैं, उसकी रिपेयर भी करवा रहे हैं, एक कांटेक्ट में है किराएदार से हर महीने, तो इसमें मेहनत थोड़ी बहुत इन्वॉल्व है। एटलीस्ट वो जो पैसा आपने कमाया वो तो इन्वॉल्व है, उसमें तो मेहनत मौजूद है। अच्छा, फिर आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि सर अगर किसी को अपने अब्बू की तरफ से घर मिला और उसने वो किराए पे दे दिया और वो किराए खा रहा है, तो बेटा उसके अब्बू ने तो मेहनत की, ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें मेहनत इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इसमें मेहनत इन्वॉल्व थी। तो आगे भी मेहनत कर रहा है, पहले भी की, आगे भी कर रहा है वो मेहनत, इन्वेस्टमेंट। और यही तो बात है कि रिबा जो है, हर इंक्रीज इज नॉट रिबा। हम बात कर रहे हैं अनजस्टिफाइड रिबा की, जो कि, और इससे देखें, इससे एक और बात है कि आप बेसिकली रेंट अगर ले रहे हैं तो आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, बल्कि आप तो उसके लिए एक आसानी पैदा कर रहे हैं। यहाँ पे वो एक और पॉइंट के साथ इसको मैच करें कि आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, बल्कि किसी के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। कि किसी को घर की जरूरत थी, आपने उसके लिए घर प्रोवाइड कर दिया, बदले में आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। तो आपने एक की जरूरत पूरी की, आपकी जरूरत उसने पूरी कर दी, तो ये एक म्यूचुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं आती और मेहनत कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। तो ऑब्वियसली रेंट इज नॉट हराम, बिल्कुल भी नहीं हराम, अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा अच्छा, फिर वो जो मैं लाइक डिसलाइक की बात कर रहा था, भाई इस्लाम के मुताबिक जो बेहतरीन सर कमाई है, एक मिनट मैं ये बता दूं, जो बेहतरीन कमाई है वो है हाथ की कमाई। हमारे रिलीजन में सबसे बेहतरीन कमाई कहा गया हाथ की कमाई। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी कमाइयों के बारे में भी जिक्र है, लेकिन बेहतरीन तो है हाथ की कमाई, यानी सबसे ज्यादा मेहनत की। तो जिसमें मेहनत कम होती जाएगी एक लेवल पे, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसकी लाइकनेस कम होगी, फिर उसको उसकी लाइकनेस इतनी कम हो जाएगी कि वो डिसलाइक हो जाएगा, फिर वो इतना डिसलाइक हो जाएगा कि वो हराम हो जाएगा। एंड रिबा जो है उनमें सबसे नीचे लेवल पे, वो इसीलिए हराम ही हो गया है क्योंकि वो इतना ज्यादा डिसलाइक है। फिर एक और मजे की आपको बात बताता हूँ, आजकल क्या बल्कि शुरू से एक बहस चलती आई है कि रिबा को भी कई लोग डिफरेंट लॉजिक्स के साथ हलाल करते हैं, करार दे देते हैं। और ये हदीस के मुताबिक भी कि क़यामत के करीब लोग जो है वो रिबा को मुख्तलिफ नाम दे के जायज करार देंगे, ठीक है। तो ये तो इवन इसका भी जवाब पैदा हो जाता है। जी बेटा, सवाल। सर प्राइस जो फिक्स कर देते हैं किसी भी चीज की, वो भी हराम है? वो भी अलाउड नहीं, डिसलाइक है, हराम नहीं मैं कहूँगा, मकरूह कह सकते हैं, डिसलाइक कह सकते हैं। लेकिन वो आगे ये देखें, हमारा ना ये प्रॉफिट इन इस्लाम का टॉपिक है अगला, इसमें सेल्स है, तो ये इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी सेल्स, उसमें फिर ये प्राइस, ये देखें प्राइस का भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हम इसमें इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। चले नेक्स्ट, सोशल में है जी माइजरलीनेस, कंजूसी।
रिबा जो है वो कंजूसी को भी प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक दौलत का प्यार पैदा हो जाता है दौलत के लिए। यू हैव क्रिएटेड अ लव फॉर वेल्थ, अ लाइकनेस फॉर वेल्थ, और एक लालच भी से आपके दिलो दिमाग में आ जाता है पैसे का। क्यों? क्योंकि आप फिर जितना भी आपके पास पैसा आता है आप उसको खर्च करने की बजाय री इन्वेस्ट करते हैं। खास तौर पर जो इंटरेस्ट होता है उसको आप कंपाउंड करना पसंद करते हैं कि यार कंपाउंड करते रहो करते रहो करते रहो, बढ़ाते रहो इसको। तो एक लालच और उसकी वजह से एक बुखल आपके अंदर पैदा हो जाता है, कंजूसी पैदा हो जाती है कि आप जितना भी पैसा है उसको फिर लगा ही देते हैं, बिजनेस में लगाते रहते हैं। तो ये एक कंजूसी भी इससे पैदा होती है और लालच भी पैदा होता है। ये दो भी बहुत बड़े सोशल वाइसेस हैं, बुराइयां हैं, माइजरलीनेस एंड ग्रीड। ये सूद की वजह से आपके अंदर कंजूसी और लालच दोनों पैदा होते हैं। फिर इनडिफरेंस, एहसास का खत्म हो जाना। आप क्योंकि अगले ये नहीं देख रहे कि यार अगले को पैसे की कितनी जरूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ अब कर्ज है तो अपने सूद से कर्ज है, तो आप एहसास खत्म हो गया। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नीड ऑफ द बोरोवर, बल्कि आपको उस टाइम अपने सिर्फ और सिर्फ पैसे की पड़ी है, इंटरेस्ट की पड़ी है, और वो आप रेगुलरली उससे ले रहे हैं। यू आर बिकमिंग इनडिफरेंट, एक किस्म का बेहिस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जी ब्रदरहुड एंड कोऑपरेशन, इस्लामिक बेसिक प्रिंसिपल्स है सोसाइटी के, ब्रदरहुड एंड ऑपरेशन, भाईचारा, एक दूसरे से ताउन किया जाए, ये उसकी भी धज्जियां उड़ा देता है जी रिबा। क्योंकि रिबा में आप अपने आप को ही देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि दूसरा मुसीबत में है, मैं उसकी मदद करूं, कोऑपरेट करूं उसके साथ। एक सेल्फ सेंटरनेस या सेल्फिशनेस क्रिएट हो जाती है रिबा की वजह से, और एक ऐसी सोसाइटी बन जाती है इसकी वजह से विच इज बेस्ड ऑन वेल्थ, और दिस इज अ वेरी डेंजरस सोसाइटी। इसमें क्राइम भी ज्यादा होगा, इसमें कंजूसी भी ज्यादा होगी, कोऑपरेशन कम होगी, लैक ऑफ ट्रस्ट होगा, डर होगा, खौफ होगा, ये सब पैसे की वजह से सोसाइटी के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वेल्थ, दिस इज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिबा। इकोनॉमिक की बात करें जी, इकोनॉमिकली भी बहुत बुरा आपके लिए, और शायद इसीलिए वेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता जा रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आपके लोगों के पास, अमीरों के पास बहुत ज्यादा पैसा और गरीबों के पास बहुत कम है, और अमीर बहुत कम होते जा रहे हैं और गरीब बहुत ज्यादा लोग होते जा रहे हैं, और गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर बढ़ता जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे आपका इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, खत्म हो जाएगा या तब्दील हो जाएगा। कंजम्पशन, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, ये सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर सब कुछ बनेगा अमीर के लिए। गाड़ियां ज्यादा, फैक्ट्रियां गाड़ियों वाली आ जाएंगी जी, ज्यादा फैक्ट्रियां जो लग्जरी आइटम्स वाली बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गरीब के पास तो पैसा ही नहीं है, अमीर के पास पैसा है। तो आपकी इंडस्ट्री ही पूरी की पूरी इस तरह से बना दी जाएगी कि वो अमीर को ही फेवर करेगी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री सर्कल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और गैप की वजह से ये आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी। लोग, क्योंकि इंटरेस्ट उनको ज्यादा मिलेगा, वो फैक्ट्री और सोसाइटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की बजाय वो फिर सूद पे पैसे देना शुरू कर देंगे, और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी फैक्ट्रियों वगैरह में, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी। आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, चीजें नहीं बनेंगी, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और होर्डिंग, पैसा और चीजें, इनको होर्ड करने की एक लोगों के अंदर लालच क्रिएट हो जाएगी, और सर्कल रुक जाएगा, पैसे का सर्कल, और इसकी वजह से मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अमीर इतना अमीर हो जाएगा कि वो फिर कुछ भी फैसला कर सकता है। इस तरह हमारी सियासत क्या, हमारा सब कुछ जो है वो अमीरों के हाथों में, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो अमीर जो है वो जो फैसला करते हैं वही पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये इसके सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस फीचर से। चले बेटा, टाइम खत्म हो रहा है, अटेंडेंस आप सामने आए वो मार्क करती है। अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस को तकाफुल कहते हैं, हलाल है, लेकिन ये होती है एक ही चीज है, नहीं जी इसमें डिफरेंसेस है, वो तकाफुल हम बाद में पढ़ेंगे। ओके जी बेटा,
इसमें कोई रीजंस में है, रीजंस फॉर प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर मोनोपोली से ऊपर वाला जो है होर्डिंग का बता दें। होर्डिंग का मतलब बेटा जखीरा अंदोज़ी, ये तो आपको पता है ना। इससे क्योंकि आप लोगों को ना जब आप सूद देते हैं ना तो पैसा जमा करने की एक आदत पड़ जाती है, क्योंकि सूद जो है इंटरेस्ट दैट कीप्स ऑन कंपाउंडिंग, तो जमा होता रहता है। तो यही एस्पेक्ट, एक तो मनी की होर्डिंग तो होती है, पैसा आप होल्ड कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। दूसरा, आपको वैसे भी आपकी एक नेचर के अंदर ये चीज आ जाती है कि यू स्टार्ट होल्डिंग थिंग्स, आपको एक नेचर बन जाती है पैसा होल्ड करने से। अब देखें जो कंजूस आदमी है ना, तो जिसको हम शेख कहते हैं, अल्लाह माफ करे, वो वाला शेख नहीं, आप में से अगर कोई है, सॉरी यार, जो जिनको हम शेख कहते हैं वो हर चीज में शेख होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे में भी होते हैं, उनको पैसा भी वो जमा करते हैं, साथ ही साथ वो चीजें भी जमा करते रहते हैं। तो जो कंजूस है वो पैसे की भी कंजूसी करेगा, चीजों की भी करेगा। तो ऐसे लोगों को फिर हर चीज को होल्ड करने की आदत पड़ जाती है, और होल्डिंग वैसे ही आपकी इकोनॉमी के लिए तबाहकुन है। इन्फ्लेशन हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, लैक ऑफ सप्लाई हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, एवरीथिंग वो आपके सामने है होल्डिंग का। तो होल्डिंग इस तरह से जो रिबा है वो होल्डिंग को प्रमोट करता है जी। इसके अलावा ठीक है, अच्छा इसमें मैं आपको एक वो थोड़ा सा एग्जांपल कोट कर दूं, टाइम नहीं था तो मैंने बताना था। इन्वेस्टमेंट स्टॉक जो होती है रिबा से, वो कैसे होती है। आप लोगों ने टर्म सुनी होगी, बैंक रेट, डिस्काउंट रेट, शरह सूद, जो स्टेट बैंक कम ज्यादा करता रहता है और उस पर फिर आप तजिए भी सुनते हैं कि इतनी कम नहीं की, ज्यादा कर दी है, इतनी की, तो वो आप एक तजिया सुनते हैं। तो वो जो होता है आपका डिस्काउंट रेट, वो मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है। अब वो आपकी जो इंटरेस्ट रेट यानी रिबा है, वो आपकी इकोनॉमी को पूरी को कंट्रोल करता है। वो कैसे करता है? अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, आपने पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में बात, अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो लोग फिर इन्वेस्ट करेंगे इनटू डेट सिक्योरिटीज, तो उनको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो लोगों का रुझान होगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर अभी 10% है, 10-11% जितना भी है, तो वो अगर आप उसको बढ़ा देंगे 15% पे ले जाएंगे, तो लोग कहेंगे यार हमने जो बिजनेस में इधर उधर इन्वेस्ट करना है तो हम इधर ही इन्वेस्ट कर देते हैं डेट सिक्योरिटीज में। तो लोगों के पास से पैसा बैंकों के पास जाना शुरू हो जाएगा। ये मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपने सुना हुआ है। उससे फिर क्या होगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, लेकिन जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उतना जो सर्कुलेशन में है पैसा वो कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कम हो जाएगी। इसकी वजह से इस पॉलिसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। फिर एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें क्या होता है कि आप इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, और जितना कम करेंगे उतना लोग इंटरेस्ट से या डेट सिक्योरिटी से आवाजार हो जाएंगे, और वो फिर कहेंगे यार इधर तो हमें से 2-3-4% मिल रहा है, चलो एक काम करते हैं, हम कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, लोगों के कंपनीज के पास पैसा ज्यादा आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, ग्रोथ होगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, इन्फ्लेशन तो होगी लेकिन साथ ही ग्रोथ भी होगी। इसको कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो जो इंटरेस्ट है वो आपकी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जी बेटा रेज हैंड किए गए हैं। जी 07 क्या सवाल है बेटा? ये समझ नहीं आई कि जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, कम करती है, डेट सिक्योरिटी वाली जो आपने बात की है, इससे क्या इम्पैक्ट? ये माशाल्लाह इकोनॉमिक्स आपने 2 दफा पढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, माइक्रो भी पढ़ी होगी, मैक्रो तो एटलीस्ट पढ़ी। चले मैं दोबारा बता देता हूँ, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है लेकिन मैं बता देता हूँ। जी अरशद आपका कोई सवाल साथ ही मिला देता हूँ फिर। जी अरशद। अच्छा जी चलें। शहर का सवाल है सर इन्वेस्टमेंट स्टॉक का बताइएगा, दोबारा बता देता हूँ जी सुने। ये आपने जो सवाल पूछा है 07 ने, उसका जवाब ये है बेटा कि एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको गौर से सुने कि इंटरेस्ट रेट जब गवर्नमेंट बढ़ाती है, पहली बात तो ये कि वो इंटरेस्ट रेट होता क्या है ये समझे।
वो इंटरेस्ट रेट होता है वो पैसा जिस पे आपके बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, स्टेट बैंक से पैसा लेते हैं, बोरो करते हैं। बैंक स्टेट बैंक से पैसा लेते हैं, बोरो करते हैं, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट आपकी मुल्क का, ठीक है। और पाकिस्तान में इस टाइम डिस्काउंट रेट जो है वो मेरा ख्याल है इस पे है 10 पे है शायद, या नहीं 6 पे आ गया था। चले वो मैं भी देख के आपको बता देता हूँ, एक मिनट जी। पाकिस्तान का डिस्काउंट रेट कम हुआ था, कितना है? हाँ जी 11% है जी, ठीक है। पाकिस्तान में इस टाइम डिस्काउंट रेट इज 11%। अब ये 11% का क्या मतलब है कि जो बैंक्स हैं वो आप स्टेट बैंक से 11% इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लेंगे। अच्छा, अगर वो 11% पे लेंगे तो आगे पैसा, आगे जो रेट होगा वो 12% 13% होगा, यानी मिनिमम 11% तो बैंक्स चार्ज करेंगे। फिर बैंक्स अब इन्वेस्टर को कितना देंगे? अगर आप बैंकों से के पास डिपॉजिट करवाते हैं तो या किसी और भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास पैसा जाकर डिपॉजिट करवा देते हैं कि मुझे इंटरेस्ट दो, तो वो भी बढ़ जाएगा इस हिसाब से। अगर 11% है तो बैंक्स 12-13% पे अगर दे रहे हैं काइबोर में लाके, तो 12% आप शायद इन्वेस्टर को दे रहे हो। जैसे अगर ये रेट 15% हो जाएगा, इसका मतलब है बैंक स्टेट बैंक से 15% पे ले रहे हैं, इन्वेस्टर को वो आगे 17% पे फॉर एग्जांपल दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई डिपॉजिट करवाने आएगा तो उसको भी 14% या 15% तो देंगे ही देंगे। तो जितना ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, लोगों को इंटरेस्ट उतना ज्यादा मिलेगा बैंकों से। अब अगर ये रेट ज्यादा हो जाएगा, 15% हो जाएगा, और बैंकों को फिर इन्वेस्टर को भी 14-15% देना पड़ेगा, तो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे कि मैं बैंक में पैसे रखवा दो, आराम से खाऊं इंटरेस्ट, ठीक है। बजाय इसके अगर ये रेट कम होकर 5% हो जाए, तो बैंक फिर आगे लोगों को भी 4% पे देगा, 5% पे देगा। तो लोग कहेंगे यार 4-5% के पीछे हमें इतना काम करना, आराम भी खाना, वरना खाए तो फिर ज्यादा ही खाए। तो इसीलिए बेहतर है कि हम इसको कंपनीज में इन्वेस्ट कर दें। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है ये बेसिकली लोगों का रुझान डेवलप करता है कि लोगों ने डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है या बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, इक्विटी सर। तो ये सारी जी जी सारी कंट्रीज कम क्यों कर रही है? मतलब कह रहे थे ना कि 0% पे लें, तो ये ज्यादा का तो आपने फायदा बता दिया। क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया को, खास तौर पे कोरोना वायरस के बाद, तो हालात के बाद पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज को जरूरत है पैसे की, समझ रहे? तो वो रेट इसीलिए कम कर रहे हैं ताकि लोग फिर बैंकों में ना जाएं, तो बैंकों में उनको कम रेट मिलेगा, तो वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए क्योंकि इंडस्ट्री को जरूरत है, इकोनॉमीज को इस टाइम एक्सपैंड करने की जरूरत है, इंडस्ट्रीज लगने की जरूरत है, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं। वेस्ट में इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, ज्यादा है हमसे कम, क्योंकि वो एक्सपेंशन कर रहे हैं और उनको इन्फ्लेशन का इतना मसला नहीं। हमें मसला है इन्फ्लेशन का, जिसकी वजह से हम रेट कम नहीं कर पा रहे, और रेट कम करेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, और नहीं करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री रुक जाएगी। तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बड़ा मुश्किल होता है ये फैसला करना। तो ये इस वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से मैंने जिक्र किया कि आपकी सर आजकल तो कम हुआ है ना रेट, 11% हुआ, ये भी कोई इतना कम नहीं है, 11% कोई इतना कम नहीं है। हाँ ये है कि 13-13.5 से वापस आया, तो 11% भी इतना कम नहीं है। लो वेस्ट में तो ये 2-3% तक लोग आ गए हैं। सर फिर ये अक्सर लोग क्यों कह रहे हैं कि आप इसे मजीद कम कर दें? मतलब वो तुम्हारे नुकसानदेह होगा ना, वो तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई होगी। तभी तो मुल्क नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि इसका फिर इफेक्ट भी तो है। आपको यही तो आपका हुस्न है पॉलिसी का कि आपको एक बैलेंस रखना है, ठीक है। आपको दोनों चीजों के दरमियान बैलेंस रखना है। ये ऑपोजिशन में हम जब बैठते हैं, हमें बातें करना बड़ा आसान होता है जी, ये कर दें और 0% कर दें, तो गवर्नमेंट में आके हमारे लिए काम बड़े मुश्किल हो जाते हैं, बहुत चीजें देखनी पड़ती है। इस गवर्नमेंट ने भी ऑपोजिशन में शोर किया, और जो अब ऑपोजिशन है उसने गवर्नमेंट में कुछ नहीं किया। तो ये तो चलता आता है, क्योंकि आपको सारी चीजें बैलेंस करके करना है। गवर्नमेंट का यही नुकसान होता है, ऑपोजिशन ही बेहतर होती है, इसका ये मतलब हुआ है ना।
चलें जी। सो और कोई सवाल जी? इन्वेस्टमेंट स्टॉक का बेटा सर आपने पूछा था, क्योंकि लोग अब बैंकों के पास पैसे ज्यादा रखवा रहे हैं तो कंपनीज के पास, फैक्ट्री इंडस्ट्री के पास इन्वेस्टमेंट कम जाएगी जी। एनी क्वेश्चन? बढ़े जी आगे, चलें ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ रिबा। भाई ये मैंने बहुत ज्यादा स्टडी के बाद ये टाइप्स डेवलप की। क्यों मैंने जो स्टडी के बाद डेवलप की? क्योंकि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइप्स, नाम यही हैं, ये जो आपके सामने है ये टाइप चल रही हैं, और ज्यादातर आपको शायद सुनने को मिले दो ही टाइप्स, रिबा अल फद्ल और रिबा अल नसिया। ये दो बड़ी मशहूर टाइप्स हैं। कुछ कहते हैं जी सिर्फ यही दो टाइप्स हैं, कुछ कहते हैं जी कि सिर्फ रिबा जाहिलिया और रिबा नसिया यही दो सूद की टाइप्स हैं। तो इसमें आज तक कोई एक यूनानिमिटी नहीं बन पाई, यूनानिमस डिसीजन नहीं हो पाया लिटरेचर में भी कि रिबा की टाइप्स कितनी हैं और कौन सी हैं। लेकिन जब आप सारा स्टडी करते हैं तो आज आके जितने भी आप टेक्स्ट पढ़ेंगे उनमें रिबा की ये जो सामने टाइप्स हैं, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स हैं रिबा की। और ये मैंने आपके सामने के लिए इसको कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया है दो बेसिक टाइप्स में। तो रिबा दो किस्म का होता है लिटरेचर्स के मुताबिक, डिफरेंट लिटरेचर रिव्यूज के मुताबिक। रिबा अल दुयून, दुयून कहते हैं लायबिलिटी को। अगर आपकी लायबिलिटी है किसी की तरफ तो उस पे जो रिबा है उसको रिबा अल दुयून कहते हैं। फिर एक है रिबा अल बुयू, ये है ट्रांजैक्शंस के ऊपर, जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं कमोडिटीज की या पैसे की, किसी की भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके ऊपर जो रिबा है दैट इज रिबा अल बुयू। बुयू मींस ट्रांजैक्शन। अच्छा, फिर रिबा अल दुयून को रिबा अल कुरान भी कहा जाता है, क्योंकि ये वो रिबा है जो कुरान में मेंशन किया गया है। इस रिबा के बारे में कुरान ने स्टांस लिया है कि ये रिबा, जो रिबा कुरान की नजर में या कुरानी आयात के मुताबिक प्रोहिबिटेड है, वो रिबा अल दुयून है। लायबिलिटी के ऊपर रिबा का कुरान में जिक्र किया गया है, तो इसीलिए इसको रिबा अल कुरान भी कहते हैं। जो रिबा अल बुयू है उसका डायरेक्ट रेफरेंस कुरान के साथ तो नहीं है, लेकिन सुन्नत में और हदीस में उसका जिक्र है, तो इसीलिए इसको रिबा अल सुन्ना भी कहा जाता है। इसको रिबा अल सुन्ना भी कहा जाता है। तो ये एक ही बात है, रिबा अल कुरान और दुयून एक ही बात है, रिबा अल बुयू और सुन्ना एक ही बात है। अब इनमें आगे फर्दर दो सब टाइप्स हैं। रिबा अल दुयून में पहली सब टाइप है रिबा अल कर्ज, कर्ज जिसको आप कहते हैं, तो अरबी में इसको कर्ज कहते हैं। रिबा अल कर्ज मींस द रिबा ऑन लोन, लोन के ऊपर जो रिबा है, और ये बेसिकली इंक्रीज यानी रिबा है ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर अगर कोई इंक्रीज डिटरमिन किया जाए एट द स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको कहा जाता है रिबा अल कर्ज। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे 1000 रुपया उधार दिया और आपने कहा कि वापसी में मुझे 1200 दे देना, वापसी में मुझे 1200 दे देना, तो दिस इज रिबा अल कर्ज। ये प्रिंसिपल अमाउंट की वापसी ज्यादा करना, प्रिंसिपल अमाउंट की ही वापसी को ज्यादा कर देना इज रिबा अल कर्ज। ये इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट रिबा अल कर्ज नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल अमाउंट की का इंक्रीज करना रिबा अल कर्ज है। फिर एक है रिबा अल जाहलिया। अच्छा, रिबा अल कर्ज की एक आपको मॉडर्न डे एग्जांपल बताऊं तो जब भी हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं डिस्काउंट पे, आप उसको उसकी कीमत से कम पे इशू कर रहे हैं और रिडीम करते हैं पार पे या प्रीमियम पे, यानी 1000 रुपए का डिबेंचर आपने 900 का बेचा और वापस आप कर रहे हैं 1000 रुपया या 1100 रुपया, तो ये रिबा अल कर्ज उसकी मॉडर्न एग्जांपल है। ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है, पार वैल्यू जो है डिबेंचर की, उससे ज्यादा रुपए पे आप वापस कर रहे हैं। इसी तरह ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल आपने इन्वेस्टमेंट में पढ़ा होगा, 2 दफा इन्वेस्टमेंट पढ़ ली, अब तो आपको आइडिया होगा। ट्रेजरी बिल में हम क्या करते हैं कि आप एक बिल यानी ये बॉन्ड ही एक इशू करते हैं पार वैल्यू के ऊपर और उसको रिडीम कर लेते हैं के अंदर अंदर ही उसकी प्रीमियम के ऊपर।
यानी आपने 1000 रुपए का ट्रेजरी बिल इशू किया और 3 महीने बाद 6 महीने बाद आपने 1100 रुपए का वापस कर दिया, तो ये 1 साल के अंदर अंदर जब आप बॉन्ड को पे करते हैं दैट इज ट्रेजरी बिल। अच्छा, सो दिस इज रिबा अल। सर ये जरा आवाज कट गई थी, ये डिबेंचर ट्रेजरी बिल वाली बात बताना, इशू एट पार रिडीम एट डिस्काउंट। नहीं, यानी आपने कम प्राइस पे इशू किया, उसको पार कह दें या डिस्काउंट कह दें, और ज्यादा प्राइस पे वापस कर दिया, उसको प्रीमियम कहते हैं। आपने एक चीज 900 रुपए की यानी 900 रुपया लोगों से लिया। डिबेंचर क्या होता है? लोगों से पैसा लेना ना, तो आपने लोगों से पैसा लिया, 900 रुपया लिया फॉर एग्जांपल, वापस आपने 1000 कर दिया। अब इस्लाम में ये बात नहीं है कि पार क्या है, डिस्काउंट क्या है, प्रीमियम क्या है। एक सिंपल सा रूल है, वापस कितने में किया और लिया कितने, बस ये रूल है। तो डिबेंचर आपने जितने का लिया अगर उससे ज्यादा पे वापस कर रहे हैं, दिस इज रिबा अल कर्ज, ठीक है। दिस इज प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू कुरान, यानी रिबा अल दुयून है। अच्छा, फिर इसी तरह का एक रिबा है रिबा अल जहलिया, जहालत से लफ्ज निकला है, और ये उस दौर का, जहालत के दौर का रिबा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले का जो दौर था, उसमें ये रिबा अल जहलिया बहुत कॉमन था। और ये किस तरह कॉमन था, और इसी का कुरान में सूरह आल इमरान में जिक्र है। सूरह आल इमरान के अंदर इसी का जिक्र है कि आप मफहूम ये कि डबल और रीडबल मत करके रिबा लो। तो होता क्या था उस दौर में कि आप किसी को कर्ज देते थे और वापसी के टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहती थी, कर्ज पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं चार्ज की जाती थी। लेकिन अगर बोरोअर वापस ना कर पाया एट द टाइम, तो फिर उस पे ये शर्त लगा दी जाती थी कि अब तुमने मुझे डबल देना है। यानी अगर आपने 1000 रुपया लिया किसी से और कहा साल बाद वापस कर देना, और वो साल बाद 1000 वापस ना कर पाया, तो इस केस में आप साल बाद उसे कहेंगे कि अब तुम मजीद 3 महीने लो और मुझे 2000 देना वापस। अच्छा, फिर 3 महीने बाद वो फिर ना कर पाया वापस, तो आप कहोगे तुम्हें मैं मजीद 3 महीने दे रहा हूं, अब तुमने मुझे 4000 देना है। यानी आप डबल करते जाते थे। अगर अगला पे नहीं करता था, उस केस में एज अ पेनल्टी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट को डबल कर दिया जाता था। दिस इज नोन एज रिबा अल जहलिया, और ये जहालत के दौर में बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। ठीक है जी। अच्छा, मैं चैट से 2 सवाल देख लूं। लगा लेना, लाइट नहीं है और मेरा सेल, सॉरी उमर यार, चले जी अटेंडेंस तो हो गई है, ठीक है, साथ साथ लगाते रहे। अच्छा, फिर अगला है जी रिबा अल बुयू, ये सुनने वाला है। इसमें भी 2 टाइप्स है, रिबा अल फजल और रिबा अल नसिया। पहले पढ़ते हैं रिबा अल नसिया। दिस इज द मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिबा। जो इंटरेस्ट सूद आप लोन पे देते या लेते हैं वो कहलाता है रिबा अल नसिया। नसिया का मतलब है डिले करना, डेफरमेंट, किसी चीज को डिले कर देना, इसको कहते हैं नसिया। तो अगर आप किसी पेमेंट की डेफरमेंट की वजह से कोई रकम दे रहे हैं एक्स्ट्रा, उसको डेफरमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, डिले को जस्टिफाई करने के लिए, तो वो रिबा अल नसिया कहलाता है। जिस तरह जो कॉमन इंटरेस्ट हम लोन पे देते हैं, बेटा वो जो इंटरेस्ट है आप साल बाद देते हैं, क्यों? उससे प्रिंसिपल अमाउंट की वापसी डेफर हो जाती है। एक और साल आपने इंटरेस्ट दिया, वो क्यों दिया? क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट की वापसी 1 साल मजीद के लिए डेफर कर दी जाती है। तो आपका जो भी 4-5 साल जितना भी मैच्योरिटी पीरियड है, तब तक आप हर साल इंटरेस्ट देते हो एज अ चार्ज फॉर डेफरमेंट। ये एक किस्म की पेनल्टी होती है डेफरमेंट के लिए कि आपने डेफर कर दी। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहती है। इसमें और रिबा अल जहलिया में क्या, या कर्ज में क्या फर्क है? इसमें प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहती है, बाकी ऊपर वालों में प्रिंसिपल अमाउंट बदल जाती है। तो रिबा अल नसिया
इज बेसिकली अ पेनल्टी या एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप दे रहे हैं अपनी पेमेंट की डेफरमेंट के लिए। अच्छा, इसमें कमोडिटीज भी आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने दुकानदार से 2 किलो आटा लिया और आटे की कीमत बनी जी 100 रुपया। आप कहते हैं यार 3 महीने बाद ले लेना और मैं ना तुम्हें इसके 150 रुपया दे दूंगा, तो ये भी रिबा अल नसीया है। इसी की बेस पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह, वो इस्लाम इनवैलिड है इस्लाम में, क्योंकि वो भी एक खैर उसकी और भी बहुत सी रीजन आगे पढ़ेंगे सेल में भी, लेकिन उसकी एक रीजन ये भी है कि उसमें पेमेंट डेफर हो जाती है और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो डेफरमेंट की वजह से की जाती है। जी शाहजेब, सवाल? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने कहा कि अमाउंट की डिले जो हो जाती है उस पर हम जो काफी जो देते हैं उसको रिबा नसीया, तो सर जो ये सारा जो बिजनेस हो रहा है तो सर इसमें ये होता है कि अगर आप कैश पे कोई चीज लेंगे वो आपको कम कीमत में मिलेगी, अगर 1 माह के क्रेडिट पे लेंगे वो उससे ज्यादा प्राइस में मिलेगी, अगर 3 माह के क्रेडिट तो उससे ज्यादा। तो सर ये क्या ये भी बिल्कुल, अगर अमाउंट ज्यादा कर रहे हैं आप तो बिल्कुल ये भी उसी के जिम्मे में आएगा। बिल्कुल आपने सही एग्जांपल दी, यही होता है। अगर आप डिले करने की वजह से पैसे चार्ज कर रहे हैं तो दिस इज रिबा अल नसीहा। 1 मिनट जी, मैं जरा मेरी क्लास थी, मैं उससे जरा फोन पे बात कर लूं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी। अस्सलाम, हेलो, वालेकुम सलाम। यार अस्सलाम, मेरी क्लास बस 10 मिनट में खत्म हो रही है, तो आप लोग रेडी रहे, मैं आईडी सेंड करता हूँ, फिर 10 मिनट बाद आप लॉग इन कर दीजिएगा, ठीक है? तो ग्रुप में मैसेज कर दें, 10 मिनट बस क्लास स्टार्ट हो गई। चलो बस ठीक है, 10 जी। तो ये था तो सर हमारा तो जी सर हमारा तो सारा बिजनेस इस पे चल रहा है सर। भाई यही तो मसला, हमारी सारी इकोनॉमी ही सूद पे चल रही है, तभी तो कहते हैं उनके सूद पे सारी इकोनॉमी चल रही है। और सूद हम समझते थे कि सिर्फ हम उस बैंक वाले सूद की बात कर रहे हैं, अब आपको पता चलेगा कि बेसिकली और कितने टाइप्स हैं, यानी हमारा सारा कुछ ही सूद पे चल रहा है। पहले तो जैसे बैंकिंग निजाम था ना, हमारी ट्रांजैक्शन भी सूद पे चल रही है। अच्छा, इसमें ना कई जगहों पे इख्तलाफ है और यही वो एक वजह है कि वो मैंने टर्म यूज की थी ना, हीलाबाजी, हीला करते हैं हम लोग। तो ये हीलाबाजी करके हम लोग जहाँ पे हमें सूट करता है हम वहाँ पे अपने बिजनेस को या अपने मामलात को उसके साथ मकसद के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। तो हीलाबाजी करनी है जी करें, लेकिन अल्लाह ताला को तो नहीं कोई बेवकूफ बना सकता। तो ये अलबत्ता डेफरमेंट, कई लोग कहते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आती है, कुछ कहते हैं इस्लाम में टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। इस पे बहस है, इसीलिए मैंने टाइम वैल्यू मनी डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि इस पे बहस मौजूद है। बट इसके बारे में एक रूल बता दूं मैं, सुनहरी असूल, कि अगर आपको किसी चीज का डाउट हो तो बेहतर है कि आप वो ना करें। और मुझे एक हदीस याद आ गई कि अगर आपको शक का यानी डाउट का शुबे का कोई पैसा अगर आप छोड़ देते हैं, 1 रुपया भी, तो वो सारी दुनिया से बेहतर है। मतलब बेहतर है कि आप 1 रुपया शक का छोड़ दें, वो सारी दुनिया से बेहतर है जी वो 1 रुपया आपके लिए छोड़ना। चले, ये अपने फिर वही बात है, कीदे की बात आ जाती है। फिर सब जब चेक बाउंस बैक होता है तब भी कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं एज पेनल्टी, तो वो भी रिबा ही है क्या? मुझे वैसे उन चार्जेस का पता नहीं किस क्या नाम होता है, लेकिन अगर आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ती है उतनी ही रकम के लिए तो ये रिबा अन-नसीया ही है। अमाउंट जितनी थी, लेकिन देखें कुछ चीजें हैं वो लॉ भी बन जाती है ना। अगर तो स्टेट ने लॉ बना दिया है, अगर स्टेट ने लॉ बना दिया है तो फिर उल्मा ये बड़ी जबरदस्त गुंजाइश पेश करते हैं कि जो चीज स्टेट ने लॉ बना दी है वो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो वो फिर आपको देना पड़ेगा। उस केस में आपकी बेहतर अवॉइड करें, लेकिन चले माफी हो सकती है। अच्छा, बिल लेट पे करने सर, ये जो हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, सर इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग कोई चीज लेते हैं वो भी इसमें आएगी? जिसमें भी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट तो एंड पे ज्यादा हो जाती है। ना वो आप देखेंगे वो है सही अल मुअज्जल। ये सेल्स जब हम पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ही, सेल में मुझे एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करवा दूंगा, उसमें है वो अलाउड है,
वो एक ऐसा रिबा है विच इज अलाउड, और उसके पीछे लॉजिक भी क्या है वो मैं आपको सेल्स वाले चैप्टर में बता दूंगा, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, फिर उमर का ठीक है सवाल सर। है कि जो बिल लेट पे करते हैं उस पे एक्स्ट्रा पे करते हैं। नहीं जी, उस वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो वैसे उस पर भी इख्तलाफ है जो आपस की बात है, लेकिन उसमें आपको टाइम एक मखसूस कर दिया गया था, उस टाइम में ही आपको अगर ज्यादा, वैसे आपस की बात है, मैं इसमें कोई बताना नहीं चाह रहा क्योंकि इसमें इख्तलाफ है, तो मैं भी बता दूं तो वो कोई और आप वीडियो देख लें। खैर इसमें भी बाद में बात कर लेंगे किसी दिन, मैं इस पे सर ज्यादा जो रिसर्च करके आपको बाद में बात करूंगी। मुझे आपने याद दिलाना है उमर कि बिल पे जो एक्स्ट्रा पे करते हैं लेट पेमेंट की वजह से उसको रिबा कहेंगे, यानी इस पे मैं आपको सर्च करके बताऊंगा, मैं कुछ करना सर कमेंट नहीं करना चाह रहा। जी बेटा। ये जो मोबाइल में हम लोन लेते हैं, अक्सर लोग कहते हैं ऐसे ये भी आप हाँ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये भी ऐसे ही है? बिल्कुल, ये उसको भी, बल्कि आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, आपको याद होगा कि अगर यू फोन वाले कस्टमर्स हैं उनको पता होगा, पहले इसको कहते थे यू लोन, ठीक है, और इस पे फिर एक्स्ट्रा कर, और इस पे इतना ज्यादा वो तनकीद और बहस हुई थी कि अब उन्होंने उसका नाम कर दिया यू एडवांस, ठीक है। तो ये इसमें उन्होंने एक फर्क कर दिया है, लेकिन वही बात है कि कान को इधर से पकड़े इधर से पकड़े, पकड़ा तो आपने यही कान है, तो इसमें ना अलबत्ता मौजूद है, दोनों तरफ की रिवायत मौजूद है, लेकिन ज्यादा ये है कि दिस इज ऑल्सो रिबा, रिबा नसीहा, बिल्कुल ये भी रिबा के आदमी आता है। इसीलिए मैं तो आपस की बात है, कोई बहुत ही जरूरत हो तो लोन लेने की कोशिश करता हूँ। आपस की बात है, एक टाइम तो वो था कि हम लोग चलते ही लोन पे थे। अब आप ये देखें, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताऊं कि किस तरह आप इस दलदल में फंसते हैं। आप लोग जब अपने टेलीफोन्स पे लोन लेते हैं बैलेंस का, तो यकीन माने स्टूडेंट लाइफ में खास तौर पे आप चलते उस लोन पे हैं, आप इतना ही लोन दोबारा करवाते हैं कि वो लोन वापस हो जाए, वापस वहीं पे आ जाते हैं लोन पे। तो ये आपका एक आप चुंगल में फंस जाते हैं। फिर इसके अलावा जो आपका लोन होता है, उसकी जो रकम है उस पर आप कॉल भी बड़ी कंजूसी से करते हैं, उस पर कॉल भी नहीं करते, मैसेज भी नहीं करते कि खत्म ना हो जाए। तो यहाँ से वो पॉइंट आ गया माइजरलीनेस वाला, कंजूसी वाला, तो ये एक नेचर आपकी बन जाती है। जी मैं रिबा फजल पहले बता दूं, फिर मैं थोड़े से आपको क्वेश्चंस लूंगा। रिबा फजल बता दें, रिबा फजल तो अभी करना मैंने भाई बेटा बताया ही नहीं है, रिबा नसिया भी रिपीट कर देता हूँ जी। हाँ जी, गोल्ड सिल्वर बाले डेट सॉल्ट एंड 6-1 मैंने बोला नहीं था, जो है वीट 6-1 है वीट, ठीक है। अच्छा कर लो। रिबा अल फजल जी, ये रिबा नसिया था पेमेंट से रिलेटेड, ये है कमोडिटी से रिलेटेड, कि अगर आप दो, इसमें वो डेफरमेंट नहीं है, इसमें है कमोडिटीज का एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम दो सेम कमोडिटीज का सेम क्वालिटी की सेम होना चाहिए, यानी आप ये नहीं कह सकते कि यार ये लो 2 किलो आटा, अब मुझे तुम 3 किलो आटा दे दो, या महीने बाद दे दो, या साल बाद, या उसी टाइम भी दे दो, मुझे 3 किलो आटा करके दे देना वापस। नो, दिस इज रिबा, प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। तो कमोडिटीज की 6 कमोडिटीज मैंने बताई थी, गोल्ड, सिल्वर, वीट, बार्ली, और आपकी ये 2 भी मैं दे देता हूँ, चार्ट पे लिखी थी, डेट्स और सॉल्ट, ठीक है। इनके बारे में तो जिक्र है बाकायदा, क्योंकि ये वो रोजमर्रा की जरूरियात या एक्सचेंज होती थी उस जमाने में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके अलावा कोई भी और चीज एक्सचेंज आप कर सकते हैं जी आगे पीछे करके। नो, असल मकसद क्या है कि सेम क्वालिटी और क्वांटिटी की चीजें आपस में सेम क्वांटिटी के साथ ही एक्सचेंज होगी। इसकी मैंने आपको एग्जांपल उसमें भी दी थी, जो नोट नए आप लेते हैं भाई, ये जो नए नोट है ये रिबा अल फजल है, कि नए नोटों की आपने गड्डी ली, 1000 रुपए की कॉपी ली, 1000 रुपया यानी मालियत थी उसके, आपने 1200 में खरीद ली, दिस इज टोटली रॉन्ग, ये भी रिबा अल फजल है। सेम क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी आप सेम क्वांटिटी के साथ ही एक्सचेंज करेंगे, ओके। तो ये था रिबा अल फजल, रिबा नसिया। जी बेटा कोई सवाल, हमारे पास 1 से 1.5 मिनट रह गया है, और अगर फिर भी कोई सवाल रह जाए तो हम आगे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, आपने बोला था कि जो पहली है ना उनमें प्रिंसिपल अमाउंट सेम नहीं रहती, और जो दूसरी है उनमें सेम रहती है, तो इसकी समझ नहीं आई, दे तो हम ज्यादा अमाउंट ही रहे हैं,
बेटा दे ज्यादा रहे हैं ना, लेकिन एक में है कि प्रिंसिपल अमाउंट, यही तो बात है, रिबा है ही ज्यादा, रिबा का मतलब ही है ज्यादा। एक में आप प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पे दे रहे हैं, एक में आप इंटरेस्ट की फॉर्म में दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, एक में एक ही दफा दे रहे हैं, एक में पीरियोडिक दे रहे हैं, है तो ज्यादा। रिबा का मतलब ही है ज्यादा करना, लेकिन ज्यादा डिफरेंट किस्म से किया जाता है, इसमें एक प्रिंसिपल अमाउंट के फॉर्म में और एक इंटरेस्ट की फॉर्म में। चले जी, बेटा बस खत्म होने वाली है मेरा ख्याल है। रिबा जाहिलिया में, रिबा जाहिलिया में आपने बोला ना कि आप थोड़ा और टाइम ले लेते हो और फिर आप और अमाउंट देते हो, तो मतलब वो सारी अमाउंट फिर इकट्ठी देते हैं उस टाइम के बाद, बिल्कुल पीरियोडिक नहीं बिल्कुल, होता, प्रिंसिपल भी और उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा डिफरेंस है। प्रिंसिपल भी बिल्कुल इकट्ठी देते हैं।